वे पूरी तरह अनिश्चित थे कि यह व्यक्ति वास्तव में वह कीट दानव है या नहीं। जायान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, लगता है ये कीट दानव वाकई काफ़ी कुख्यात है। क्या आप तीनों साथी दाववादी जानते हैं कि कीट दानव कैसा दिखता है या किन प्रकार के कीटों का उपयोग करता है? जायान न केवल क्रोधित नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान भी थी। साधक मिन धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, उसकी सूरत, मैंने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका रूप सामान्य ही है। जहाँ तक कीटों का संबंध है, वह सोने और चांदी के हैं। ये कहते ही साधक मिन ने स्वयं को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, अरे! साथी दाववादी त्रिरंगी भरिंगों को नियंत्रित करते हैं। लगता है वरिष्ठ वास्तव में कीट दानव नहीं हैं। बाकी दो साधकों ने ये सुनते ही स्मरण किया और उनके हौसले बढ़ गए। यदि यह व्यक्ति वास्तव में कीट दानव नहीं था, तो उनकी जीवित रहने की संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ गई थीं। जायान फिर आकाश की ओर देखने लगा, मानो किसी गहन विचार में डूबा हो। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुकाया और कहा, सच्चाई बताने के लिए तीनों साथी दाववादी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि मेरे पास अभी अन्य काम है, मैं और यहाँ ठहर नहीं सकता। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप आज की हमारी यह भेंट केवल हमारे बीच ही रखें। मैं नहीं चाहता कि मुझे कीट दानव समझकर पीछा किया जाए। आशा है आप मेरी बात समझेंगे। तीनों उसके शब्दों से अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने हृदय में उमंग को दबाते हुए वृद्ध साधक ने उत्सुकतापूर्वक कहा, यह स्वाभाविक है। हम निश्चित रूप से इस बात को किसी से नहीं कहेंगे और आपके लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे। तो अब हम भाई लोग अपना प्रस्थान करेंगे। जायान हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और तीनों ने छुपी हुई खुशी के साथ उसे प्रणाम किया। तत्पश्चात वे जल्दी जल्दी उठकर उड़ गए। कुछ समय बाद द्वीप के दूसरी ओर तीनों अपने शिष्यों के साथ अपार उत्साह और जल्दबाजी में द्वीप से दूर जाने लगे। जायान किसी अज्ञात समय पर खड़ा रहा और उनका प्रस्थान देखते ही अपनी स्थिति स्थिर कर लिया। उनके गायब होने के बाद जायान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हालांकि पूरे समूह के साधकों को समाप्त करना उसके लिए आसान कार्य होता, परंतु उसे उन्हें मारने में कोई रुचि नहीं थी। वह रक्तपिपासु स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा ये भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्थिति का खुलासा हो या नहीं, क्योंकि यह स्थान उसकी गुफा निवास से अत्यंत दूर था। यदि उसे ये तीनों साधक धुंधले द्वीप के पास मिलते तो वह निश्चित रूप से उन्हें छोड़ता नहीं। इसके अलावा उसने पहले ही योजना बना ली थी कि वह शीघ्र अपनी गुफा निवास पर लौटकर कम से कम 30 वर्षों के लिए गहन संन्यास में चले जाए। वह बाहरी स्टार सागरों में समय व्यर्थ करना नहीं चाहता था, जबकि उसके पीछे लोग थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसे कीट दानव का खतरनाक नाम दिया गया था। एक समय ऐसा भी आया था जब वह खुद असहाय स्थिति में फंस गया और ज़ैड क्लाउड संप्रदाय के साधकों को मारने के लिए अपने सोने के भक्ष्य भरिंगों का उपयोग करना पड़ा, पर उसने कभी किसी अन्य को उनके खजाने के लिए नहीं मारा। स्पष्ट रूप से कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि इस बात ने जायान को गुस्से में नहीं डाला, फिर भी यह उसे बहुत परेशान कर रहा था। थोड़े विचार करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि यह शायद बाहरी स्टार सागरों में उसका एकमात्र शत्रु ज़ैड क्लाउड संप्रदाय की साजिश होगी। जब जायान अभी भी उच्च श्रेणी के दैत्य जीवों से भयभीत था और बाहरी स्टार सागरों में गहराई तक नहीं गया था, तब उसने इंद्रधनुषी स्कट घास का उपयोग करके लगातार दैत्य जीवों को आकर्षित किया और उनके कोर प्राप्त किए। परिणामस्वरूप उसने एक ग्रेड 7 दैत्य जीव को आकर्षित किया। इसी समय 9 कोर निर्माण साधकों का एक समूह उस पर आ गया। उन्होंने गर्व से स्वयं को ज़ैड क्लाउड संप्रदाय का बताया और लालच में उसे मारकर खजाना छीनने का प्रयास किया। इसलिए जायान को अपनी सुरक्षा के लिए अपने कई सोने के भक्ष्य भरिंग छोड़ने पड़े। यद्यपि उसने सोचा कि इस स्थिति में सभी को मार देना उचित होगा, परंतु उनमें से देरकोर निर्माण साधक के पास प्राचीन सुरक्षा खजाना था, जिसकी शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। परिणामस्वरूप वह अकेला भरिंगों से बच निकला, जिससे जायान आश्चर्यचकित रह गया। जायान जानते थे कि ज़ैड क्लाउड संप्रदाय वंडरस डेथ्स द्वीप की बड़ी शक्तियों में से एक है, इसलिए उन्हें शक्तिशाली शत्रुओं से बचने के लिए समुद्र के दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के जोखिम उठाने पड़े। इसे कहा जा सकता है कि जायान काफ़ी भाग्यशाली रहे। कुछ वर्षों तक दूर समुद्रों में बिताए समय में उन्होंने ग्रेड -8 या उससे उच्च दैत्य जीवों का सामना नहीं किया। उनका सबसे खतरनाक अनुभव ग्रेड 7 दैत्य जीवों को एक साथ आकर्षित करना था। हालांकि स्थिति जटिल थी, उनके सोने के भक्ष्य भरिंगों और जादुई खजानों की संवेद शक्ति से समस्या को बिना किसी बड़ी परेशानी के हल किया गया। इन वर्षों में शिकार करते हुए उन्होंने कई 100 ग्रेड 6 और ग्रेड 7 दैत्य कोर प्राप्त किए, जो उनके औषधि नुस्खों के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा उन्होंने दैत्य जीवों की सामग्रियों का भी बड़ा संग्रह जमा किया। इसलिए उन्होंने अपने अभियान को समाप्त कर अपनी गुफा निवास लौटने में संतोष महसूस किया। लेकिन जैसे ही वह गहरे समुद्र से लौटे, उन्होंने अनजाने में विविध ग्लास दैत्य जीव को देखा और उसे पकड़ने के लिए एक फॉर्मेशन स्थापित किया। उम्मीद के विपरीत इससे वह वृद्ध साधक और उसके 2 साथियों को आकर्षित कर बैठे, जिन्होंने घबराकर उन्हें कीट दानव कह दिया। इससे जायान का मूड खराब हो गया।
संभावना थी कि जेड क्लाउड संप्रदाय उसे नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उन्होंने उसके समान दिखने वाले व्यक्ति और उसके कीट नियंत्रण तथा बांस क्लाउड स्वॉर्म तलवारों की प्रतिष्ठा का उपयोग करके अफवाहें फैलाईं। स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य उसकी प्रतिष्ठा नष्ट करना और उसे बाहरी स्टार सागरों में स्थान न देने के लिए मजबूर करना था। उन्होंने यहाँ तक कि दूसरों को मारने के लिए उसका अवतार भी भेजा ताकि दो पक्षों को एक साथ मार सकें। फिर भी जायान कुछ समझ नहीं पाए। उच्च श्रेणी के कीट नियंत्रक साधक ढूंढना मुश्किल नहीं था। सोने के भक्ष्य भरिंगों जैसे दिखने वाले उड़ते कीटों को भी पाना कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी। लेकिन यदि यह सच में जेड क्लाउड संप्रदाय की साजिश थी, तो उनके अवतार ने सोने और चांदी के कीट क्यों इस्तेमाल किए? उन्होंने अपने भरिंगों का इस्तेमाल जेड क्लाउड संप्रदाय को मारने में किया था। अकेला बचा साधक ऐसा गलती नहीं करता। फिर भी सोने के भक्ष्य भरिंगों के रंग में बदलाव सिर्फ बाहरी स्टार सागरों में पहुंचने के बाद हुआ था। क्या ये हो सकता है कि हेवनवॉइड हॉल के पुराने अत्याचारी उन्हें यहाँ तक ट्रैक कर चुके हों? जब जायान ने ध्यानपूर्वक विचार किया तो उसका हृदय कांप उठा और चेहरा पीला पड़ गया। यदि यह सच हुआ तो स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ और समय स्थिर खड़े रहने और खुद से शांतिपूर्वक बड़बड़ाने के बाद जायान ने अचानक पैर जमीन पर ठोकर मारी और आकाश की ओर उड़ गए। तत्पश्चात नीले प्रकाश में वह अपने छोटे द्वीप की दिशा में तेज गति से बढ़े। उड़ते हुए उनका चेहरा सामान्य था, सिवाय मुंह पर उभरी ठंडी तिरछी मुस्कान के। अभी उन्होंने समझ लिया था कि चाहे ये जेड क्लाउड संप्रदाय की साजिश हो या नासेंट सोल के अत्याचारी की योजना, कीट दानव की घटना पर अधिक विचार करना व्यर्थ है। वंडरस डेथ्स की अजीब स्थिति को देखते हुए उनका मूल योजना दीर्घकालीन संन्यास और भी फायदेमंद साबित होती। ये कदम उन्हें बाहरी स्टार सागरों में छिपे और आने वाले खतरों से बचने की अनुमति देगा। और जब उन्होंने अपनी साधना बढ़ा ली तो कौन उन्हें पकड़ने की हिम्मत करेगा, भले ही उनकी कुख्यात ख्याति बनी रहे। साधना की दुनिया में शक्ति ही सबसे अधिक बोलती है। इस सोच के साथ जायान बिना किसी झिझक के अपने मार्ग पर बढ़ते रहे। इसी बीच ब्लैक रॉक शहर में एक छिपे कमरे में दो लोग रहस्यमय ढंग से बातचीत कर रहे थे। भाई क्यू, 3 साल हो गए, आपके तरीके असफल रहे। मैं 8 साल और बर्बाद नहीं करने वाला कि वह नौजवान चाल में आए। साफ स्वर में स्पष्ट असहिष्णुता थी। साथ ही दाववादी वो, इन मामलों में जल्दबाजी मत करें। क्या आप रोज ब्लैक रॉक शहर का हर कोना अपने आध्यात्मिक अनुभव से नहीं देखते? यदि वह व्यक्ति किसी भेष में शहर में प्रकट होता तो वह भाई वो की दृष्टि से बच नहीं पाता। गहरी खुरदरी आवाज में दूसरा व्यक्ति बोला। पहला बोलने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से ज़ेनिथ यिन था, जो वर्षों से नहीं दिखाई दिया था। वह एक पीले मध्यवयस्क के व्यक्ति से बात कर रहे थे, जिसका चेहरा उदास था और असंतोष प्रकट कर रहा था। क्या भाई क्यू का तरीका शिष्यों को नौजवान का भेष पहनाकर दूसरों को लूटने भेजना का कोई अन्य उद्देश्य है? क्या भाई क्यू कुछ जानबूझकर मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े संप्रदाय के लिए एक शुरुआती कोर निर्माण साधक ढूंढना इतना कठिन हो सकता है। ज़ेनिथ यिन ने चिढ़ते हुए कहा। भाई वो, आपके शब्द मुझे अपमानित करते हैं। हम केवल 1 या 2 वर्षों के मित्र नहीं रहे। मैं ऐसा कैसे कर सकता? इसके अलावा हमारा संप्रदाय भी उससे गहरी दुश्मनी रखता है। हम कभी भी उसे ढूंढना बंद नहीं करते। खुरदरी आवाज वाला मध्यवयीन दाववादी के नामक व्यक्ति सफ़ेद सारसों से सजी चोला पहने, चेहरे पर धब्बे और हल्की चमक के साथ गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने मुस्कान दी, मानो किसी योजना का विचार आया हो, और कहा, लेकिन साथ ही दाववादी वो, मैं जिज्ञासु हूँ। उस नौजवान ने क्या किया कि आपने स्वर्गीय सितारा शहर में जोखिम उठाया और यहाँ टेलीपोर्ट किया? आप हमेशा अपने पोते की मृत्यु को बहाना बताते रहे, लेकिन यह इतना कैजुअली बताया गया कि मुझे संदेह हुआ। ज़ेनिथ यिन ने भीतर ही भीतर भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, कूची चालाक बुजुर्ग, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, भाई क्यू, आपने ये प्रश्न पहले कई बार पूछा है। हर बार मैंने उत्तर दिया कि वह नौजवान जायान ने मेरे पोते को स्वर्गवॉइड हॉल में क्रूरतापूर्वक मारा। इसलिए मुझे उसे जीवित पकड़ना है ताकि मैं उसकी आत्मा को परिष्कृत कर सकूं। किन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई वो, पिछले 2 वर्षों से आप यही कहते रहे और मैं मानता हूँ। परंतु आप इतने समय यहाँ रहे, न केवल अपने गहन यिन द्वीप की चिंता किए बिना, बल्कि स्टारफॉल गठबंधन के युद्ध से भी विचलित नहीं हुए। यदि केवल अपने पोते के लिए था तो क्या मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूँ? जैसे शतरंज में चाल चलते हुए किन ने ज़ेनिथ यिन को रहस्यमय मुस्कान के साथ देखा और धीरे धीरे कहा, इसके अलावा हजारों गेट्स ऑफ एनलाइटनमेंट ने अपने वरिष्ठ ब्रेकवाटर को गुप्त रूप से भेजा और 3 अन्य अज्ञात नासेंट सोल साधक भी बाहरी स्टार सागरों में आए। अचानक वंडरस डेथ्स द्वीप इतनी उच्च श्रेणी की साधकों का ध्यान क्यों खींचने लगा? और पिछले 2 दिनों में मुझे ठोस जानकारी मिली कि वे सभी उसी नौजवान जायान को खोज रहे हैं। भाई वो, क्या वे भी अपने पोते का बदला लेना चाहते हैं? ज़ेनिथ यिन का हृदय कांप उठा और चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया, लेकिन वह मौन रहे। के ने देखा कि उनका मन डगमगा रहा है और शांतिपूर्वक समझाने लगा, भाई वो, अब इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं।
चाहे इस नौजवान जायान के पास कोई महान रहस्य हो, जब इतनी नासेंट सोल साधकों ने इसे समझ लिया तो मुझे जानने में कोई नुकसान नहीं। यदि आप मुझे बताएं तो यह आपके लाभ में होगा। इसके अलावा वर्तमान सागरों में मेरे शिष्यों के अलावा अन्य साधकों ने भी वही भेष धारण किया है। स्पष्ट है कि वे हमारी योजना में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अंततः ज़ैनिथ यिन ने उदास स्वर में कहा, भाई क्यों, जब आप इतना जानते हैं तो रहस्य साफ करने का क्या मतलब? मुझसे पूछने का क्या फ़ायदा? के ने अपने इरादों को बिना किसी छिपाव के कहा, मैं वर्षांत तक सच्चाई स्वयं ढूंढ लूंगा। तब केवल मैं या ज़ैड क्लाउड संप्रदाय ही इसे नहीं जानेंगे। इससे पहले मिलकर काम करना बेहतर नहीं होगा? ज़ैनिथ यिन ने थोड़ी देर बाद सिर झुकाया, खुद से बड़बड़ाया और अंततः कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने जानबूझकर आपको धोखा देने का इरादा नहीं रखा, परंतु रहस्य बाहर न जाने देने के लिए मैंने और कुछ अन्य साथी दाववादी हॉट डायमंड संधि की कि इसे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएंगे। परंतु जब वान त्यानमिंग ने वरिष्ठ ब्रेकवाटर भेजा तो संधि आंशिक रूप से टूट गई। इसलिए अब मुझे रहस्य बताने में डर नहीं है। के ने ये सुनते ही हृदय से हंसी दी, बहुत अच्छा। भाई वो सच में हॉट डायमंड संधि की परवाह करते थे। मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की। यदि संधियां वास्तव में प्रभावशाली होती तो अधिकांश पथभ्रष्ट और दैत्य साधक पहले ही मर चुके होते। वास्तव में प्रभावशाली होती तो अधिकांश पथभ्रष्ट और दैत्य साधक पहले ही मर चुके होते। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। यदि हॉट डायमंड संधियां वास्तव में प्रभावशाली होती तो अधिकांश पथभ्रष्ट और दैत्य पथदर्शन साधक पहले ही मृत हो चुके होते। ज़ैनिथ यिन ने निराश स्वर में कहा, हालांकि मुझे हॉट डायमंडों की परवाह नहीं है, पर यदि यह रहस्य बहुत से लोगों तक पहुंच गया तो मुझे डर है कि वहां से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा कठोर हो गया और उसने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बोलना शुरू किया। के जो दाववादी पुरोहित था, ज़ैनिथ यिन की सतर्कता से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कुछ शब्द बोले, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आंखों में तीव्र उत्साह की चमक उभरी। क्या आपने जो कहा वह सत्य है? वह वस्तु वास्तव में इस संसार में प्रकट हुई है? के का स्वर उत्साह से कांप उठा। ज़ैनिथ यिन ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, यदि यह खजाना न होता तो क्या आप सचमुच मानते हैं कि इतने सारे नासेंट सोल साधक यहाँ इकट्ठा हो जाते? के अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन उसने गुर्राहट भरे स्वर में कहा, सही कहा। लगता है भाई वू ने पूरी तरह से इस मामले को छिपाना सही किया। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने ये रहस्य इतने वर्षों तक बनाए रखा, लेकिन यदि आप पहले ही इस विषय में बात करते तो मैं निश्चित रूप से और अधिक लोगों को भेज देता। शायद तब हम उस नौजवान को पहले ही पकड़ लेते। ज़ैनिथ यिन ने गंभीर स्वर में समझाया, साथी दाववादी, यह इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। क्या आपको लगता है कि मैं इस मामले को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट कर सकता था? यदि मैंने इसे इतने वर्षों तक छिपाया न होता तो अन्य लोग भी जानकारी लीक कर सकते थे। और अब भी मैं इसे सहजता से किसी को नहीं बताना चाहता। जितने कम लोग इसे जानेंगे उतना ही बेहतर है। के ने सिर हिलाते हुए बिना सोचे समझे सहमति जताई, भाई वो के शब्द वाजिब हैं। यदि मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं भी इस खजाने को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहता। ज़ैनिथ यिन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानकारी अब बहुत देर तक छिपी नहीं रहेगी। खजाने के प्रकट होने की सच्चाई अंततः सामने आएगी। के ने हंसते हुए कहा, भाई वो को पता होना चाहिए कि कोई भी खबर हमेशा छिपी नहीं रहती। अब मैं पहले प्रस्थान करूंगा क्योंकि मुझे और लोगों को भेजना है ताकि हम उस नौजवान को खोजने में दूसरों से एक कदम आगे रहें। के ने उत्साहित चेहरे के साथ उठकर विदा ली। ज़ैनिथ यिन ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने धीरे से मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और दाववादी पुरोहित के कमरे से बाहर जाते हुए देखा। फिर ज़ैनिथ यिन वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और कड़वी मुस्कान के साथ स्थिर हो गए। जब से शब्द फायदा सुना गया, के अधिक ऊर्जावान हो गया, जबकि ज़ैनिथ यिन चिंतित हुआ, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि हेवनवॉइड कॉल्ड्रन के रहस्य के बारे में उसे बताना सही कदम था। उस नौजवान ज़ायन ने कहीं अज्ञात स्थान पर भाग लिया था और अपनी कोई ठोस निशानी नहीं छोड़ी थी। यदि ज़ायन ने ज़ैड क्लाउड साधकों का संहार नहीं किया होता तो ज़ैनिथ यिन विश्वास करता कि ज़ायन ने वास्तव में किसी चालाक योजना के माध्यम से एक अन्य दैत्य जीव द्वीप तक सफलतापूर्वक भागने में कामयाबी हासिल की। परंतु अब उसके पास प्रतीक्षा करने का समय नहीं था और वह केवल स्थानीय शक्ति ज़ैड क्लाउड संप्रदाय से समर्थन ले सकता था। उसने केवल एक एक कदम उठाना शुरू किया। ज़ैनिथ यिन ने इस गठबंधन के लाभ और हानि पर विचार किया और फिर लंबी सांस छोड़ते हुए कमरे में मौन स्थापित कर दिया। दूसरी ओर सागर के एक हिस्से में एक नील वस्त्रधारी नौजवान, जिसकी सामान्य उपस्थिति थी, ने कुछ निम्न श्रेणी के साधकों की ओर पूर्ण तिरस्कार के साथ ठंडी नजर डाली। उसके सिर के ऊपर सोने और चांदी के कीटों का झुंड मंडरा रहा था। कीट दानव समूह में एक मध्यवयीन साधक भय से चिल्लाया। जैसे ही नौजवान ने यह सुना, उसने ठंडी मुस्कान के साथ हंसते हुए बिना शब्द बोले उन्हें इशारा किया और कीटों का बादल तुरंत आकाश में फैल गया।
हालांकि ये निम्न श्रेणी के साधक अपने जादुई खजानों से खुद को बचाने का प्रयास कर रहे थे, पर फ्लाइंग कीटों ने उन्हें क्षण भर में पूरी तरह ढक लिया। केवल कुछ ही समय में साधक पूरी तरह गायब हो गए और उनके अवशेष भी नहीं बचे। नौजवान ने पीछे छोड़े गए भंडारण बैग उठाए और अप्रसन्नता से कहा, तुम अपने कमजोर साधनाओं के साथ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हो। तुम स्वयं को अधिक समझते हो। फिर उसने कैजुअली एक दिशा चुनकर नीले प्रकाश की लकीर के रूप में दूर उड़ान भरी। कुछ समय बाद आकाश में से अचानक सफेद प्रकाश चमका और एक शुरुआती कोर निर्माण साधक प्रकट हुआ, जिसका चेहरा पीला और अस्वस्थ दिख रहा था। उसने उस दिशा में देखा जहां नौजवान गायब हुआ था और अनिच्छा भरी दृष्टि से देखा। फिर उसने दांत पीसते हुए विपरीत दिशा में उड़ान भरी। आधा महीना बाद जायन अंततः इस धुंधले द्वीप पर लौट आए। कई वर्षों के बाद भी वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। इससे उनकी हमेशा से बनी चिंता कुछ कम हुई। जायन ने पहले अपनी गुफा में कुछ दिनों तक विश्राम किया और फिर अपने हालिया अभियान में प्राप्त कई दुर्लभ सामग्री और दैत्य कोर का आयोजन किया। सभी सामग्री व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने गोलियों पिल्स के निर्माण की तैयारी शुरू की। 10 दिनों बाद जब जायन पूरी तरह तरोताजा महसूस करने लगे, उन्होंने सभी सामग्री को पिल निर्माण कक्ष में ले गए। कई वर्ष पूर्व जब उन्होंने आखिरी बार हेवनली स्टार सिटी में दवा तैयार की थी, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पिल निर्माण तकनीक में एक सीमा बॉटलनेक आ गई है। उन्हें उच्चतर स्तर की पिल निर्माण कला प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। इसलिए जायन ने तुरंत ग्रेड 6 और ग्रेड 7 दैत्य कोर का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने पास रखे ग्रेड 5 दैत्य कोरों को पास में लाइन किया। जायन के मन में यद्यपि उनकी दवा निर्माण प्रतिभा सामान्य थी, पर उनकी तकनीकें पिल निर्माण के ग्रैंडमास्टर के स्तर के काफ़ी करीब थीं। क्योंकि पिल निर्माण का मार्ग अनुभव और कौशल पर आधारित था, जायन ने पहले ग्रेड 5 कोर का उपयोग करके देखा कि क्या वे अपनी तकनीक में बॉटलनेक तोड़ सकते हैं। इस विचार के साथ उन्होंने फनेस की ओर देखा और हाथ हिलाकर एक ग्रेड 5 दैत्य कोर को कड़ाही में डाल दिया। उसी समय कड़ाही उनसे दूरी बनाने लगी। अनचाहे आगंतुक। पिल निर्माण कक्ष का दरवाज़ा पूरे 3 वर्षों तक बंद था, जब एक दिन वह खुला और जायन धीरे धीरे बाहर आए। उनके सभी बहुमूल्य दैत्य कोर पिल्स में बदल चुके थे। पहले 2 वर्षों तक जायन ने पूरा समय ग्रेड 5 पिल्स बनाने में व्यतीत किया। यद्यपि इन पिल्स का तत्काल प्रभाव उनकी साधना पर नहीं पड़ा, परंतु फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक इनके लिए बेहद लालायित थे। केवल एक पिल भी उन्हें आनंदित कर देती। इन पिल्स को बनाने के बाद जायन की पिल निर्माण तकनीक उच्च स्तर तक पहुंच गई। वास्तव में किसी भी ग्रैंड मास्टर को इतनी सारी दैत्य कोर का अभ्यास करने का मौका शायद ही मिला होता। साधारण मास्टर जीवन में केवल लगभग 40 दैत्य कोरों का अभ्यास कर पाते थे, और वह भी बहुत दुर्लभ अवसर होता। इन पिल्स का निर्माण करते हुए जायन ने देखा कि तकनीकें अलग अलग थीं, पर कुछ समानताएं भी थीं जिन्हें उन्होंने पहचान लिया। इतने मूल्यवान पिल्स का निर्माण करके वे अपनी तकनीक को उस कथित स्तर तक मजबूर कर पाए जो ग्रैंड मास्टर के स्तर से थोड़ी ऊपर था। इसके परिणामस्वरूप ग्रेड 6 और ग्रेड 7 दैत्य कोरों से पिल बनाने में सफलता की संभावना बहुत बढ़ गई, जिससे जायन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इन बहुमूल्य कोरों को हल्के में बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। सभी कोर पिल्स बनाने के बाद उन्होंने पूरे महीने विश्राम किया। इस महीने में जायन अपने कीट कक्षों में कई बार घूमते रहे और त्रिरंगी सोने के भक्ष्य भरिंगों और सामान्य भरिंगों के बीच अंतर का निरीक्षण किया। जब जायन पिल्स बना रहे थे, उन्होंने अपने पुतलों से दोनों समूहों को इंद्रधनुष कट घास खिलाने के लिए कहा, लेकिन इससे उन्हें भयावह निष्कर्ष मिला। जबकि त्रिरंगी भरिंग उत्साहित होकर घास खा रहे थे, यह अब उनमें कोई हिंसक उत्तेजना या अन्य अजीब प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रही थी। शुरुआत में जायन ने सोचा कि शायद समय बहुत कम था या भरिंगों की संख्या अधिक थी, इसलिए प्रभाव स्पष्ट नहीं था। लेकिन आगे की जांच में उन्होंने विशेष रूप से 300 काले संकटित भरिंगों को अलग किया और उन्हें घास खिलाई। परिणामस्वरूप उन्होंने यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि घास अब म्यूटेटेड भरिंगों को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकती। ये जानकर जायन काफ़ी निराश हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये म्यूटेटेड भरिंग अब तेजी से पुनरुत्पादन करने में असमर्थ हैं, और जो भी भरिंग खो जाए वह स्थायी रूप से खो जाएगा। हर एक भरिंग जो जायन ने खो दिया वह स्थायी रूप से नष्ट हो गया था। अब उसके पास केवल वही विकल्प बचा था कि वह अपनी इंद्रधनुष कट घास उन सोने के भक्ष्य भरिंगों को खिलाए जो काले धब्बेदार उत्परिवर्तित भरिंगों में शामिल नहीं हुए थे। बार बार घास खिलाने के बाद ये असंक्रमित भरिंग लगातार अधिक उग्र हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे शीघ्र ही प्रजनन करने वाले हों। ये सुनिश्चित कर लेने के बाद जायन ने पुनः ध्यान और शांति के साथ अपने गुफा निवास में संन्यास ग्रहण कर लिया। सभी प्रकार की औषधीय गोलियों की तैयार सहायता के साथ जायन ने योजना बनाई कि वह पहले नीलसार तलवार कला की 8वीं परत तक पहुंचे, उसके बाद ही मध्यकोर निर्माण अवस्था को संभाले। वह सीलबंद कमरे में स्ट्रॉ की चटाई पर बैठा और अपने भंडारण पाउच से एक ग्लोइंग लाल औषधि पिल निकाली जो लॉन्गन फल के समान दिख रही थी। जब जायन ने पिल निगल ली, उसे पेट में से औषधीय शक्ति की गर्मी महसूस हुई।
उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए 8वीं परत की तलवार कला का जप मौन रूप से शुरू किया। जायन ने पूरे मनोयोग के साथ गुफा निवास में साधना जारी रखी, समय के बीतने की परवाह किए बिना। गोलियों का लगातार सेवन और औषधीय शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना अत्यंत थकाऊ कार्य था, लेकिन सौभाग्य से जायन पूरी लगन से साधना में जुटा रहा और बिना किसी विचलन के इसे जारी रखा। इसके बावजूद उसके मन में धीरे धीरे अव्यवस्था और थकान का भाव उत्पन्न होने लगा। क्षण भर में 16 वर्ष बीत गए। जायन अंततः मध्य कोर निर्माण की सीमा को तोड़कर नीलसार तलवार कला की 8वीं परत तक पहुंच गया। अत्यधिक उत्साह के बावजूद उसने संन्यास से जल्द बाहर निकलने का विचार नहीं किया, क्योंकि उसके पास अभी भी अधिकांश गोलियां बची थीं। ये स्वाभाविक था कि वह उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना चाहता। इसलिए भले ही उसने अभी मध्य कोर निर्माण में प्रवेश किया था, जायन ने अपने हृदय को बलपूर्वक शांत किया और नील तलवार कला की 9वीं परत पर ध्यान केंद्रित किया। ये 9वीं परत पहले की परतों की तुलना में काफ़ी कठिन साबित हुई। जैसे जैसे वसंत बीता और शीतकाल आया, शरद ऋतु छोड़ गया और ग्रीष्म ऋतु आए, वर्षों तक संन्यास कक्ष बंद रहा। गुफा निवास पर धूल की मोटी परत जमा हो गई, जैसे ये कोई प्राचीन समाधि बन गई हो। एक और शांत सुबह, नज़दीकी समुद्र में एक समुद्री पक्षी ऊपर मंडरा रहा था, कभी कभी तेज चीखें निकालता हुआ। ये दृश्य अत्यंत शांत और सुरम्य प्रतीत हुआ। लेकिन कुछ क्षण बाद क्षितिज से अचानक एक प्रकाश की चमक दिखाई दी। कई नील और लाल किरणें अनियमित रूप से समुद्र की धुंध की ओर उड़ीं। कुछ ही समय बाद प्रकाश के भीतर से आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। वहां 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। एक शुरुआती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक, जो मध्यवयीन पुरुष था, छोड़कर बाकी सभी ची कंडेंसेशन साधक थे। सभी युवाओं की आयु लगभग 17 से 24 वर्ष के बीच थी। वे तेजी से उड़ते हुए पीछे पीछे देखते रहे, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। सांस लेते हुए उनमें से एक युवा महिला चिल्लाई, मार्शल अंकलसन, चलिए थोड़ी देर समुद्र की धुंध में विश्राम करते हैं, अन्यथा जब वे पीछा करेंगे हम टिक नहीं पाएंगे। महिला का चेहरा गोल और आंखें बड़ी थीं। सामान्यतः वह प्यारी दिखती, लेकिन इस समय वह पसीने में भीगी और रंगत पीली प्रतीत हो रही थी, जैसे उसकी जादुई शक्ति समाप्त होने को हो। यह मध्यवयीन पुरुष ने रुकते हुए अन्य 3 साधकों की ओर देखा। हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी, पर वे अधिक समय तक टिकने की क्षमता नहीं रखते थे। पीछे देखते हुए उसने अनिच्छा से सहमति दी, ठीक है, हम धुंध में चले जाएं और अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करें। उसके बाद तुरंत प्रस्थान करेंगे। भले ही हम उनसे थोड़ी दूरी पर हैं, पर वे लगातार पीछा कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना ही सर्वोत्तम होगा। यदि वे हमें पकड़ लें तो जीवित बचना असंभव होगा। सभी युवाओं ने यह सुनकर सांस की राहत ली। उनकी साधना वास्तव में कमजोर थी और यहाँ तक कि उड़ना उनके क्षमता का अधिकतम स्तर था। वे जानते थे कि रुकना अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए समूह समुद्र की धुंध में उड़ गया। कुछ ही समय बाद एक मोटा 20 वर्षीय युवक आशावादी स्वर में बोला, यहाँ धुंध काफी घनी है, शायद हम यहीं रुककर अपनी तलाश से छिप सकते हैं। मध्यवयीन पुरुष ने उसे तीखे स्वर में रोका, ऐसा मत सोचो। भले ही हम नहीं जानते कि वे हमें कैसे ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ी धुंध हमें उनसे छुपा नहीं सकती। सभी नीचा उड़ो और देखें कहीं कोई रीफ है जहां बैठकर शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें। बैठे रहने से हम तेजी से शक्ति पुनः प्राप्त कर पाएंगे। मोटे युवक ने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। अन्य सभी ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के पीछे ध्यानपूर्वक उड़ान भरी, पीछे छूटने का साहस नहीं किया। कुछ क्षणों बाद पीले वस्त्र वाली युवती ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, ये यहाँ एक द्वीप है। गहरी धुंध में प्रवेश करते ही द्वीप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। नीले वस्त्र वाली साधारण दिखने वाली महिला डर के साथ बोली, क्या यहाँ कोई दैत्य जीव हो सकता है? मध्यवयीन पुरुष थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही दृढ़ निर्णय लिया, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, और यदि हुआ भी तो हम निपट नहीं पाएंगे, इसलिए सोचना व्यर्थ है। जल्दी द्वीप की ओर उड़ो और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करो। अन्य सभी ने कुछ नहीं कहा और छोटे द्वीप पर उतर गए। मध्यवयीन पुरुष ने स्पिरिचुअल सेंस फैलाया और खुशी से इशारा किया, वहां बैठो। वहां की आध्यात्मिक शक्ति काफी प्रबल है। वह दिशा द्वीप की एकमात्र पर्वत श्रृंखला की ओर थी। सभी के उत्साह में वृद्धि हुई। फिर मध्यवयीन पुरुष ने नेतृत्व करते हुए बाकी को पीछे चलाया। यदि वे पर्याप्त शक्ति पुनः प्राप्त कर लें तो आने वाली विपत्ति से बच सकते थे। इस मौके को वे जाने नहीं देंगे। थोड़े ही समय बाद समूह हरी पर्वत श्रृंखला पर पहुंचकर छोटे पर्वत पर बैठ गया। सभी ने आध्यात्मिक पत्थर हाथ में लिया और पास की घनी स्पिरिचुअल ची को धीरे धीरे अवशोषित करने लगे। समुद्र की हवा में समुद्र की सुगंध के अलावा पूरी तरह शांति और मौन था। साधक समूह धीरे धीरे शांत हुआ और धीरे धीरे आंखें बंद करने की हिम्मत जुटाई। 2 घंटे में समूह ने अधिकांश जादुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और रंगत सामान्य हो गई। मध्यवयीन पुरुष ने आंखें खोली और चारों की स्थिति जांचने के बाद आदेश दिया, चलो।
अब और यहाँ नहीं रह सकते। वे हमारी तेजी से पीछा कर रहे हैं। सभी उठकर अपने जादुई उपकरणों पर उड़ान भरने लगे। लेकिन उसी समय द्वीप के चारों ओर से तेज चीखें सुनाई दीं। घनी धुंध के भीतर से 10 से अधिक विशाल भूरे पक्षी उभर आए। ये मॉन्स्ट्रस पक्षी लगभग 3 मीटर लंबे, सिर पर लाल श्रृंग, नुकीले पंजे और चोंच वाले थे और उनके शरीर से हल्का नील प्रकाश निकल रहा था। वे अत्यंत भयावह और भयानक दिख रहे थे। वे तुरंत द्वीप पर नहीं उतरे, बल्कि तेजी से घूमते हुए द्वीप के चारों ओर मंडराए और साधकों के भागने के रास्ते को अवरुद्ध किया। ये पक्षी मनोहर युद्ध कौशल में निपुण प्रतीत हुए। मध्यवलीन साधक ने ये देखा और उसका हृदय डूब गया। भागो, जल्दी जंगल में जाओ, जब मौका मिले तभी बचकर निकलो। पक्षियों के अनुभव से परिचित वह जल्दी से समूह को जंगल में प्रवेश करने का आदेश दिया। चारों भयभीत साधक बिना सवाल किए आदेश का पालन करने लगे। उनकी गति भय के कारण और बढ़ गई। एक पल में वे जंगल तक पहुंच गए, लेकिन वहां एक चकित करने वाला दृश्य सामने आया। जैसे ही पांचों 10 मीटर ऊपर जंगल में उतरे, हरी चमक उनके सामने अचानक फैली। चमक से देखने के बाद वे आश्चर्यचकित हुए कि जंगल गायब हो गया था और उसकी जगह अपरिचित पर्वत श्रृंखला ने ले ली थी, जो अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। यह एक भ्रमण संरचना है, नीले वस्त्र वाली महिला ने अलार्म देते हुए कहा। क्या यहाँ कोई साथी दाववादी हो सकता है? मोटा युवक आश्चर्य में बोला। मध्यवलीन साधक आश्चर्यचकित स्वर में बोला, संभव है, लेकिन किसी भी स्थिति में यही हमारा जीवन बचाने का अवसर है। आशा है कि हम इस संरचना का उपयोग कर हॉककाइट पक्षियों से बच सकते हैं। उसके साथ समूह ने भ्रमण संरचना के भीतर चारों ओर नजर दौड़ाई। इस समय पक्षी उन्हें नहीं देख पाए और बेचैन हो गए। उन्होंने कई बार एक दूसरे को पुकारा और धीरे धीरे नीचे उड़ने लगे। मध्यवलीन साधक का चेहरा गंभीर हो गया। खराब, ऐसा प्रतीत होता है कि हॉककाइट पक्षियों पर भ्रमण संरचना का प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। जल्दी पर्वत पर चढ़ो, वहां जादुई संरचनाओं की आभा है। संभव है कि वहां साथी दाववादी हो। फिर वह तेज प्रकाश की लकीर में पर्वत की ओर उड़ गया। बाकी साधकों ने एक दूसरे की ओर देखा और चिंतित स्वर में उसका पीछा किया। कुछ दूरी तय करने के बाद सफेद प्रकाश की परत ने उनका मार्ग अवरुद्ध किया। मध्यवलीन पुरुष ने यह देखकर खुशी व्यक्त की और तुरंत हाथ हिलाकर ध्वनि संचार ताबीज बुलाया। जायन और समुद्री द्वीप पर दैत्य जीवों से सामना। मध्यवलीन साधक ने तुरंत हाथ हिलाया और ध्वनि संचार ताबीज को बुलाया। उसने उसमें कुछ शब्द मौन रूप से बोले, फिर ताबीज को फेंक दिया और वह आग की एक लकीर बनकर चमकदार प्रकाश अवरोध में विलीन हो गया। अन्य साधक डर के मारे चौकन्ने हो गए, किसी ने भी उसे रोका नहीं। कुछ ही क्षण बाद कई मॉन्स्ट्रस पक्षी भ्रमण संरचना में घुस गए। उन्होंने तेजी से साधकों की ओर उड़ा और उन पर प्रहार करने लगे। उनके पंखों से हल्की नील चमक निकल रही थी। मध्यवलीन साधक का चेहरा गंभीर हो गया और उसने पीछे सफेद प्रकाश अवरोध की ओर देखा। उसने दांत दबाते हुए ची कंडेंसेशन साधकों को आदेश दिए। अन्य साधकों के चेहरे भी भय और तनाव से विकृत थे, पर उन्होंने जादुई उपकरणों को चमकाया और दैत्य जीवों के प्रहार के लिए तैयारी की। लेकिन जैसे ही हॉककाइट दैत्य पक्षी साधकों पर टूटने ही वाले थे, अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। सफेद प्रकाश अवरोध से सैकड़ों विभिन्न रंगों की किरणें फूट पड़ीं। प्रत्येक किरण केवल अंगुली जितनी मोटी थी, पर तीक्ष्णता में अतुलनीय थी। अगले क्षण नीचे गिरते हुए दैत्य पक्षियों के शरीर में असंख्य छिद्र हो गए और उनके मांस फटने की आवाजें गूंज उठीं। पक्षी चीखने से पहले ही मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। ये तो साधक समूह इस घटनाक्रम को देखकर अचंभित और उत्साहित हो गया और उन्होंने प्रकाश अवरोध की ओर पलटकर देखा। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि प्रकाश अवरोध के पार 10 से अधिक विशाल बंदर खड़े थे। पहली नज़र में उन्होंने इन्हें दैत्य जीव समझ लिया और भयभीत हो गए, पर जल्द ही उन्होंने इसमें कुछ असामान्य देखा। विस्तृत निरीक्षण से पता चला कि ये विशाल बंदर काले प्रकाश में चमकते हुए वास्तव में यांत्रिक कठपुतलियां थीं। प्रत्येक कठपुतली ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे और ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले की किरणें सभी इनके हाथों से ही निकली थीं। ये जानकर समूह ने गहरी राहत महसूस की। कुछ ही क्षण बाद विशाल बंदर चुपचाप अपने हाथ नीचे लाए और सफेद प्रकाश में झिलमिलाकर दृश्य से गायब हो गए। जैसे ही उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक बनी रही, सफेद प्रकाश अवरोध कई बार चमका और फिर 3 मीटर चौड़ा मार्ग बन गया। जब पांचों साधक ने ये देखा तो वे एक दूसरे की ओर हैरानी और चिंता से देखने लगे। एक गहरी, शांत आवाज ने कहा, मैं इस समय संन्यास में हूं और आपके मिलने का समय नहीं है। आप लोग अवरोध के भीतर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, उसके बाद प्रस्थान करें। उनके शब्दों से यह स्पष्ट था कि भ्रमण संरचना का मास्टर उनसे मिलने का सबसे हल्का भी इरादा नहीं रखता। मध्यवलीन साधक ने आदरपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। पर चूंकि दैत्य जीव अब मारे जा चुके हैं, हम अवरोध के बाहर ही विश्राम कर लेंगे। हम वरिष्ठ की साधना में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। मध्यवलीन साधक ने आवाज में कोई दुष्ट भावना नहीं पाई, पर उसने अनजान व्यक्ति की संरचना में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की।
इस प्रकार उसने साहस जुटाकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, भले ही इससे विरोधी पक्ष नाराज हो सकता था। धीरे धीरे वही शांत पर उत्सुक आवाज फिर बोली, हाँ हाँ, तुम काफी सावधान हो, पर ऐसा होने पर मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में बता दो। आखिर तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे ग्रेड 2 दैत्यजीव? मध्यवलीन साधक का चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ। उसने आदरपूर्ण स्वर में जल्दी से उत्तर दिया, मैं नीलसार आत्मा संप्रदाय का शिष्य हूँ। हम समुद्र में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेने गए थे। थोड़ी लापरवाही में हमारे ऊपर उन दैत्य जीवों की दृष्टि पड़ी और तब से वे हमारा पीछा कर रहे हैं। यदि वरिष्ठ की सहायता न होती तो हम जूनियर्स विपत्ति का सामना कर रहे होते। आवाज ने केवल हल्का दौड़कनी वाला स्वर निकाला और फिर शांत हो गई। इससे साधक समूह थोड़ा असहज हुआ। मध्यवलीन साधक चिंतित हो गया, लेकिन उसने अभी भी धैर्य बनाए रखा। कुछ समय की खामोशी के बाद वही आवाज बिना किसी दिखावे के बोली, तुम्हारा नीलसार आत्मा संप्रदाय केवल 5 लोग भेजा, कोई वरिष्ठ सदस्य क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि इतनी कमजोर साधना लेकर समुद्र में निकलना मृत्यु की ओर जाना है? भले ही किसी संप्रदाय में कोर निर्माण साधक न हो, पर ग्रेड 2 दैत्य जीव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के लिए बड़ी चुनौती नहीं होने चाहिए। मध्यवलीन साधक ने थोड़ी देर सोचा और झिझकते हुए कड़वे स्वर में उत्तर दिया, वरिष्ठ, हमारे नीलसार आत्मा संप्रदाय का आकार बहुत छोटा है। पहले हमारे पास एक कोर निर्माण वरिष्ठ था, पर वह 20 वर्ष पहले दैत्य तूफान में मारा गया। अब हमारे संप्रदाय में केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। इस उत्तर पर मध्यवलीन साधक ने सोचा कि क्या वरिष्ठ उनके संप्रदाय की जानकारी सुनकर कोई दुष्ट इरादा कर सकता है, पर फिर उसने महसूस किया कि यदि यह व्यक्ति उन्हें मारना चाहता तो वह आसानी से अपनी कठपुतलियों के माध्यम से कर सकता था। उसकी साधना उनकी तुलना में बहुत अधिक प्रबल थी। लंबी योजना बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, और यदि उसने वरिष्ठ से कोई जानकारी छुपाई तो सभी की मृत्यु निश्चित हो जाती। इसलिए उसने सत्यवादी उत्तर देने का जोखिम उठाया। उसे विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति ऐसे छोटे और बर्बाद संप्रदाय पर कोई दुष्ट इरादा नहीं रखेगा। वह आवाज फिर पूछी, दैत्य तूफान, ये कब हुआ? क्या इसका संबंध उन दैत्य जीवों से है? मध्यवलीन साधक आश्चर्यचकित हो गया। उसके साथियों ने भी आश्चर्य और उत्सुकता प्रदर्शित की। वह लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, वरिष्ठ, आप दैत्य तूफान के बारे में नहीं जानते। लगता है आप कई वर्षों से संन्यास में हैं और बाहरी घटनाओं से अनभिज्ञ हैं। आपकी आवाज से लगता है कि परिस्थितियां अत्यंत गंभीर रही होंगी। वरिष्ठ का स्वर ठंडा था, पर उसमें रुचि की झलक थी। मध्यवलीन साधक चुप रह गया। बाहरी घटनाओं को केवल गंभीर कहना पर्याप्त नहीं था। ये वृद्ध सन की कई वर्षों से संन्यास में थे, इसलिए 20 वर्ष पहले घटित भयंकर दैत्य तूफान के बारे में अनभिज्ञ होना स्वाभाविक था। यह उसके लिए बड़ी राहत थी। इस वरिष्ठ की साधना देखकर उसे विश्वास था कि वरिष्ठ अपनी प्रतिष्ठा के लिए, उनके संप्रदाय पर किसी भी घटना के लिए हमला नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ मध्यवलीन साधक ने आदरपूर्ण चेहरा बनाए रखा और उत्तर दिया, वरिष्ठ, दैत्य तूफान लगभग 20 वर्ष पहले हुआ था। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। उस समय जूनियर केवल एक ची कंडेंसेशन साधक था। भले ही उसने स्वयं उस घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, परंतु उसने अपने संप्रदाय के कई वरिष्ठों से इसके बारे में सुना था। कहा जाता है कि अचानक गहराइयों से अनगिनत दैत्य जीव उभर आए और वे वंडरस डेथ्स द्वीप की ओर उन्मत्त होकर बढ़े। उन्होंने पूरी तरह से ब्लैक रॉक सिटी को घेर लिया और उस पर बिना किसी विराम के भीषण हमले करने लगे। हालांकि द्वीप को कई महान संकल्प संरचनाओं द्वारा सुरक्षित किया गया था और वहां हजारों साधक के साथ कुछ नासेंट सोल वरिष्ठ भी तैनात थे, परंतु दैत्य जीव केवल कुछ ही दिनों में सभी सुरक्षा अवरोधों को तोड़कर शहर में प्रवेश कर गए। इस भयंकर उत्पात में केवल कुछ साधक ही अराजकता में भागने में सफल हो पाए, शेष सभी मारे गए। इस बात को कहते हुए मध्यवलीन साधक का चेहरा उदास था। उस आवाज ने थोड़ी देर के लिए हैरानी व्यक्त की और पूछा, ऐसा हुआ था? और परिणाम क्या रहे? क्या दैत्य जीव गहराइयों में वापस चले गए? मध्यवलीन साधक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि वे केवल गहराइयों में वापस चले जाते तो परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हो सकती थीं। ब्लैक रॉक सिटी को बर्बाद करने के बाद दैत्य जीव कई समूहों में बंट गए और प्रत्येक समूह के नेतृत्व में कुछ उच्च श्रेणी के दैत्य जीव थे। फिर उन्होंने अन्य मानव गांवों और संस्थाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि अधिकांश लोगों और साधकों को पहले से सूचना मिल गई थी और वे भागकर छिपने में सफल हुए, फिर भी कई साधक और मनुष्य इन हमलों में मारे गए। परिणामस्वरूप लगभग आधा वर्ष बीत गया जब कोई भी मानव बस्ती अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि वे सभी दैत्य जीवों द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। और यह अंत नहीं था। अधिकांश दैत्य जीव गहराइयों में लौट गए, पर कुछ बुद्धिमान उच्च श्रेणी के दैत्य जीव मानवों की खोज में लगे रहे और उन्हें एक एक करके निगलने लगे। कहा जाता है कि थोड़े समय बाद बाहरी समुद्रों में मनुष्य लगभग समाप्त हो गए और अधिकांश साधक भी मारे गए। सौभाग्य से वंडरस डेथ्स द्वीप से दूर कुछ द्वीपों पर साधक छिपने और बसने में सफल रहे।
वर्तमान में वंडरस डेथ्स द्वीप उच्च श्रेणी के दैत्य जीवों का एक अग्रिम स्थल बन गया है, और जैसे ही उन्हें किसी साधक की सूचना मिलती है वे तुरंत हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। इस बात को कहते हुए मध्यवर्गीय साधक का चेहरा गहन दुख से भर गया। इसके बाद आवाज कुछ देर के लिए गंभीर मौन में डूब गई, मानो उसे इस जानकारी को पचाने में समय चाहिए। फिर उसने ठंडी हंसी के साथ धीरे धीरे कहा, हाँ हाँ, यह मजेदार है, हम अब दैत्य जीवों के साथ भूमिकाएं बदल चुके हैं, अब मानव शिकार की भूमिका में हैं। उसके शब्दों में तंज की झलक थी जिससे साधक स्तब्ध रह गए। जैसे ही वह अपनी सांस बचाने का प्रयास कर रहा था, उसने सीधे कई प्रश्न पूछ दिए। वंडरस डेथ्स द्वीप पर कई नासेंट सोल वरिष्ठ चौकस थे। वे सभी दैत्य तूफान में नहीं मरे होंगे तो वे क्यों नहीं आए और स्थिति का नियंत्रण नहीं संभाला? और इतनी बड़ी विपत्ति के बावजूद आंतरिक स्टार समुद्र ने क्यों कोई सहायता नहीं भेजी? या क्या आंतरिक स्टार समुद्र की सेनाओं ने वंडरस डेथ्स द्वीप को पूरी तरह छोड़ दिया? हर अगला प्रश्न और तीखा और सच के निकट था। मध्यवर्गीय साधक का ज्ञान केवल कुछ प्रश्नों तक ही सीमित था। उसने ध्यानपूर्वक सोचा और सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, दैत्य तूफान के वर्ष में मुझे सुना था कि हमले में केवल 2 नासेंट सोल साधक मारे गए, पर अधिकांश भागने में सफल रहे। हालांकि उन वरिष्ठों की कोई सूचना नहीं मिली, पर कहा जाता है कि वे कुछ बड़ा योजना बना रहे हैं। संभवतः ये वंडरस डेथ्स द्वीप को फिर से जीतने का प्रयास है, लेकिन इस जूनियर को ठोस विवरण ज्ञात नहीं है। आंतरिक स्टार समुद्र के संबंध में उस दिन से सभी संपर्क टूट गए हैं। कोई नहीं जानता कि दूसरी ओर क्या हो रहा है, और सहायता के लिए कोई भी नहीं दिखाई दिया। संभवतः जैसा वरिष्ठ ने कहा, आंतरिक स्टार समुद्र ने वंडरस डेथ्स द्वीप को छोड़ दिया है। ये कहने के बाद उसका चेहरा और भी उदास हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो साधक दैत्य तूफान से बचे थे, उन्होंने आंतरिक स्टार समुद्र के प्रति उदासीनता और अनजाने में रोष पाल लिया। कुछ समय मौन रहने के बाद आवाज ने धीरे और सहज रूप में पूछा, इतनी बड़ी खतरा होने के बावजूद तुम जूनियर्स ने इन खतरनाक समुद्रों में क्यों साहस किया? क्या तुम मृत्यु की तलाश में हो? मध्यवर्गीय साधक का चेहरा दुख और निराशा से भर गया, पर उत्तर देने से पहले पीली पोशाक वाली युवती की मुद्रा बदल गई और वह अचानक वृद्ध व्यक्ति के पीछे से आगे बढ़ी। वरिष्ठ, मेरे पिता ने एक अनुचित साधना कला अपनाई जिससे उनकी सच्ची ऊर्जा में प्रतिक्रिया हुई और उनकी नसें गड़बड़ हो गईं, जिससे वे पक्षाघात हो गए। वरिष्ठ की महान शक्ति के कारण उनके पास मुझे उन्हें बचाने का कोई उपाय होना चाहिए। यदि वरिष्ठ मेरे पिता को बचाते हैं तो ये जूनियर अनंत परिश्रम करने को तैयार है ताकि वह आपकी कृपा का भुगतान कर सके। युवती ने आंखों में आंसू भरकर विडंबनापूर्ण और भावपूर्ण अनुरोध किया। अन्य साधक इस दृश्य को देखकर चौंक गए और एक दूसरे को हैरानी और चिंता से देखने लगे। मध्यवर्गीय साधक का हृदय भी थर्रा गया और उसने तुरंत उसे डांटा, जिंग, क्या तुम बकवास कर रही हो? वरिष्ठ मार्शल भाई वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं। उन्हें सामान्य उपायों से इलाज नहीं किया जा सकता। हम केवल उनके दर्द को कम करने वाली दवा खोजने के लिए यात्रा पर आए हैं। वरिष्ठ की जादुई शक्ति गहन हो सकती है, पर वह अकेले तुम्हारे पिता का इलाज नहीं कर सकते। आवाज ने ठंडी हंसी के साथ आलसी स्वर में कहा। उनकी सच्ची ऊर्जा में प्रतिक्रिया हुई और नसें गड़बड़ हो गईं। ये प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक प्रयास किया। ये लक्षण है कि उन्होंने उच्च स्तर की तकनीक जबरदस्ती साधने की कोशिश की जबकि उनकी साधना पर्याप्त नहीं थी। इस विशेषज्ञ ने बिना व्यक्ति को देखे ही रोग का कारण पहचान लिया। इसने मध्यवर्गीय साधक के चेहरे पर खुशी की झलक ला दी। मध्यवर्गीय साधक ने आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ वास्तव में ज्ञानी हैं। मेरे वरिष्ठ मार्शल भाई की अधीर साधना के कारण ये दुर्भाग्य हुआ। क्या वरिष्ठ कोई ऐसी तकनीक जानते हैं जो उन्हें बचा सके? युवती ने दृढ़ता से कहा। जूनियर गोंगसुन जिंग ये प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वरिष्ठ मेरे पिता को ठीक नहीं करते, यह महिला आपकी निष्ठावान सेविका बनने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार है। यदि वरिष्ठ सुनिश्चित नहीं है तो ये जूनियर प्रतिबंधों में प्रवेश करने को तैयार है जब तक वरिष्ठ उनके पिता को बचाने के लिए नहीं निकलते। युवती ने प्रकाश अवरोध के सामने झुककर 3 बार माथा जमीन पर लगाया और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की छवि बनी रही। मध्यवर्गीय साधक ने क्रोधित स्वर में कहा, मूर्ख लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या मूर्खता कर रही हो? वरिष्ठ एक महान दर्जे के पुरुष हैं। वह तुम्हारे जैसे अपमानजनक लड़की में क्या देखेंगे? अन्य साथी अपने सदमे से उबरकर उसे सुनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पीली पोशाक वाली युवती ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और झुकते हुए वहीं रहीं। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। फिर भी पीली पोशाक वाली युवती ने सभी की बातों को अनदेखा करते हुए वहीं जमीन पर घुटनों के बल रहना जारी रखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने तय कर लिया हो कि वह तब तक घुटनों के बल रहेगी जब तक उसे वरिष्ठ की प्रतिक्रिया नहीं सुनाई देती। उसने अपना फीका चेहरा धीरे धीरे हिलाते हुए शांत स्वर में कहा, सभी लोग कृपया रुक जाए। मेरी प्रतिभा स्पष्ट नहीं है। मेरी माता ने मुझे जन्म देने के लिए बहुत कठिनाइयां झेली और मेरे पिता ने आज योर स्पिरिट प्रोफाउंड आर्ट्स की छठी परत जबरदस्ती साधी।
ताकि मेरी सच्ची ऊर्जा को शुद्ध कर सकें और मेरी नसों को परिवर्तित कर सकें, जिससे वे स्वयं पक्षाघातग्रस्त और बिस्तर पर पड़ गए। अब ये समय है कि मैं अपनी पितृभक्ति पूरी कर सकूं। केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे पिता स्वस्थ हो जाएं, मैं वरिष्ठ के प्रति अपनी पूरी जीवननिष्ठा समर्पित करने को तैयार हूं। उस पुरुष ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लड़की, क्या ये संभव है कि तुम मुझे दबाव डालने की कोशिश कर रही हो? यदि मैं कार्रवाई नहीं करता तो क्या तुम हमेशा घुटनों के बल रहोगी? युवती ने गंभीरता से उत्तर दिया, जूनियर ऐसा करने का साहस नहीं रखती। गोंगसुन जिंग पहले से ही हमारे जीवन को बचाने के लिए वरिष्ठ के प्रति अत्यंत आभारी हैं। परंतु मेरे पिता बिस्तर पर हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि उन्हें ठीक करने वाला कोई मिल जाए, पर सभी प्रयास विफल रहे। वरिष्ठ की बातों से जिंग एर को विश्वास है कि इसके लिए वरिष्ठ को केवल मामूली प्रयास करना पड़ेगा। जूनियर का केवल यह इरादा है कि वरिष्ठ से विनती कर सके ताकि वह अपने पितृकर्तव्यों को पूरा कर सके, और कुछ नहीं। जैसे ही युवती ने ये शब्द समाप्त किए, उसकी आवाज़ लगभग रुदन के कगार पर थी और उसने अपनी आंसू रोकते हुए एक बार फिर माथा जमीन पर लगाया। प्रकाश अवरोध मौन था। फिर सांस लेने की हलचल जैसी आवाज़ के साथ एक विशाल बंदर जैसा कठपुतली प्रकट हुआ और घुटनों पर झुकी युवती की ओर कुछ कदम बढ़ा, फिर वहीं रुक गया। अन्य साधकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्होंने कठपुतली को देखा। पीली पोशाक वाली युवती ने अपनी चमकीली लालनुमा आंखें खोली और विशाल बंदर कठपुतली की ओर खाली नजरों से घूरा। उस पुरुष की आवाज़ ठंडी और गंभीर थी, तुमने जो कहा उसकी सत्यता चाहे जैसी भी हो, फिर भी तुम बहुत दयनीय लग रही हो। पर मैंने कभी भी बिना लाभ के कुछ नहीं किया। मुझे यह आभास हो रहा है कि तुम अभी कुंवारी हो और मैंने अपने साधना में एक बॉटलनेक पर पहुंच बना लिया है। शायद मैं इसे जोड़ी साधना के माध्यम से तोड़ सकूं। यदि तुम मेरी साधना पात्र बनने के लिए तैयार हो तो इस जादुई संरचना में प्रवेश करो और मैं तुम्हारे साथियों को 3 जीवन आवश्यक अमृत गोलियों की एक बोतल दूंगा। ये तुम्हारे पिता को बचाने के लिए पर्याप्त होगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, न ही कमजोर का लाभ उठाऊंगा। यदि तुम तैयार नहीं हो तो जा सकती हो और ऐसा मानो कि हम कभी मिले ही नहीं। इतना कहते ही विशाल बंदर कठपुतली ने अपने हाथ बढ़ाए और चमकती हुई सफ़ेद जैड की छोटी बोतल पेश की। वह बोतल घुटनों पर झुकी युवती को दी। युवती का मन इस दृश्य को देखकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। भले ही वह युवती थी, फिर भी उसे जोड़ी साधना और साधना पात्र के अर्थ का अनुभव था। उसका पहले से ही फीका चेहरा अनायास ही लाल पड़ गया, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ठीक है। केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे पिता स्वस्थ हो जाएं, जूनियर वरिष्ठ की साधना पात्र बनने को तैयार है। इसके साथ ही युवती ने धीरे से बोतल उठाए और अपने हाथों में ली, फिर धीरे धीरे खड़ी हो गई। मध्यवलीन साधक इस निर्णय को सुनकर अत्यंत हैरान और स्तब्ध रह गया और चिल्लाया, जिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अपने पिता से क्या कहूँगा? अन्य साधकों के चेहरे भी इस खबर से बदल गए और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, पर युवती ने वृद्ध पुरुष की चिल्लाहट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने जेड की बोतल वृद्ध पुरुष को पेश की और शांत स्वर में पूछा, मार्शल अंकल, क्या आप कृपया इन गोलियों की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह मेरे पिता के लिए उपयोगी होंगी? मध्यवलीन साधक ने गहरी सांस ली और बोतल उठाए, युवती के कोमल और स्थिर चेहरे को देखते हुए और अंततः लंबी सांस छोड़ते हुए बोतल की छोटी नीली गोलियों की जांच की। धीरे धीरे हवा में एक विशेष सुगंध फैल गई, जिसने आसपास सभी का मन और शरीर बिना बोझ महसूस कराया। मध्यवलीन साधक ने एक और गहरी सांस ली और आश्चर्य से चिल्लाया, ये तो दैत्य कोर से बनाई गई औषधि गोलियां हैं। युवती शांत रही और पूरी गंभीरता से पूछा, ये दैत्य कोर से बनाई गई हैं? क्या ये जीवन आवश्यक गोलियां मेरे पिता को स्वस्थ कर सकती हैं? मध्यवलीन साधक का चेहरा जटिल हो गया। कुछ समय के लिए झिझकने के बाद उसने सत्य के साथ कहा, हालांकि मुझे इस गोली के विशेष प्रभावों का पता नहीं, यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। नकली होने की संभावना नहीं है। युवती ने धन्यवाद देते हुए कहा, मार्शल अंकल, उत्तर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जिंग अब सहज महसूस कर रही है, लेकिन मुझे डर है कि मुझे मार्शल अंकल को इसे वापस लाने और मेरे पिता को बताने के लिए परेशान करना पड़ेगा। काश यह अविभक्त बेटी कभी जन्मी ही नहीं होती। युवती ने आंखें लाल किए और धीरे धीरे प्रकाश अवरोध की ओर बढ़ गई। मध्यवलीन साधक के चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे, वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसने केवल जैड की बोतल अपने हाथों में लिए रखा। इस बीच विशाल बंदर कठपुतली धीरे धीरे वापस प्रकाश अवरोध के भीतर चली गई और प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। बुर्ली युवक ने चिंतित होकर तेज आवाज में पूछा, मार्शल अंकल, क्या आप सच में जूनियर मार्शल सिस्टर गोंगसुन को साधना पात्र बनने देंगे? मध्यवलीन साधक ने गंभीर चेहरा बनाए हुए धीरे धीरे कहा, क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारी जूनियर मार्शल सिस्टर पहले ही निर्णय ले चुकी है। मैं अब उसे रोक नहीं सकता। इसके अलावा ये गोलियां सच में हमारे सेक्रेट मास्टर को स्वस्थ कर सकती हैं। मुझे आज योर स्पिरिट सेक्ट की भलाई के लिए भी उसे रोकने का अधिकार नहीं है। युवक का चेहरा लाल हो गया।
उसने पूरी ताकत से कहा, पर आप उसे साधना पात्र बनने की अनुमति नहीं दे सकते। क्या इससे जूनियर मार्शल सिस्टर का विनाश नहीं होगा? मध्यवयीन साधक ने मुंह के पास मांसपेशियों को तानते हुए और स्वीकारोक्ति की मुद्रा में कहा, मार्शल नेफ्यूली, तुम जिंग एयर के साथ बड़े हुए हो और उसके साथ भाई बहन जैसा संबंध रखते हो, पर अब इसे बदलना संभव नहीं है। नीली पोशाक वाली महिला ने अचानक चिल्लाया, मार्शल अंकल, जूनियर मार्शल सिस्टर गोनगसुन गायब होने वाली है। मध्यवयीन साधक और बुर्ली युवक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और देखा कि प्रकाश अवरोध चमक रहा है और युवती धीरे धीरे उज्ज्वल प्रकाश की लहर में विलीन हो गई। थोड़ी देर बाद प्रकाश और युवती दोनों गायब हो गए, केवल सूखी पत्तियों की परतें रह गईं। बुर्ली युवक मानो सांप की तरह ढह गया, घुटनों के बल गिरकर हाथों में सिर दबा लिया और कोई शब्द नहीं बोला। मध्यवयीन साधक ने उसकी कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। लगभग 1 घंटे बाद बाकी 4 लोग छोटे द्वीप को छोड़कर धुंध से बाहर उड़ गए। पीली पोशाक वाली युवती जब प्रकाश में लिपटी हुई थी, वह चकरा गई और जब उसने अपनी स्थिति को संभाला तो पाया कि वह एक अजनबी घाटी में खड़ी है, जिसकी दीवारें ऊंची हैं। सामने एक 10 मीटर ऊंचा ग्रेस्टोन का द्वार था। युवती ने दिल में संकोच रखते हुए चारों ओर देखा। वह असमंजस में थी कि आगे क्या करे। तभी एक बंदर कठपुतली चमक के साथ उसके पीछे प्रकट हुआ। कठपुतली ने उसे अनदेखा किया और सीधे पत्थर के द्वार की ओर बढ़ा, बड़े कदमों से। उसने अपने हाथ द्वार पर रखा और आसानी से उसे खोल दिया। तुम्हारा नाम गोनगसुन जिंग है। मेरी कठपुतली का अनुसरण करो और गुफा निवास में प्रवेश करो। मैं 2 दिन में संन्यास छोड़ने वाला हूँ। पुरुष की आवाज़ कुछ क्षण के लिए सुनाई दी और फिर गायब हो गई। युवती ने अपने होंठ कुतरते हुए द्वार में प्रवेश किया। कई मोड़ लेने के बाद वह एक 10 मीटर चौड़ा पत्थर का कमरा में पहुंची। कमरे में केवल एक पत्थर का बिस्तर, एक पत्थर की मेज और 2 पत्थर की कुर्सियां थीं। कठपुतली उसे छोड़कर चली गई और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कमरे की जांच करने के बाद उसने बाहर देखा कि द्वार बंद नहीं था, यानी वह स्वतंत्र थी। कुछ समय सोचने के बाद वह धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई और अपनी आंखें घुमाते हुए सोचने लगी। लगभग 2 घंटे बाद उसने अपने विचारों को संयमित किया और बाहर की हॉलवे की ओर झांकते हुए धीरे धीरे उठी। उसने कुछ दूरी तय की और कई मोड़ लेने के बाद एक बड़ी हॉल में पहुंची, जिसमें कई अर्च दरवाजे थे। युवती ने विशेष रूप से उस अर्च दरवाजे पर ध्यान दिया, जिसके बाहर बंदर कठपुतली तैनात थी। वह स्थिर खड़ी थी जैसे मर गई हो। युवती ने पलकों को झपकाया और दरवाजे के माध्यम से झांकना चाहा, परंतु जैसे ही वह पास गई, कठपुतली अचानक उसके सामने प्रकट हुई और मार्ग अवरुद्ध कर दिया। युवती डर से पीछे हट गई और कठपुतली बेपरवाह अपनी जगह वापस चली गई। तभी गोनगसुन जिंग ने स्पष्ट समझा कि वह कमरा उसके लिए कहीं जाने योग्य नहीं था और वह सीधे दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार कठपुतली ने उसे नहीं रोका। वह सीधे उस दरवाजे से गुजरी और एक असाधारण औषधीय बगीचे में पहुंची। बगीचे के दूसरी ओर एक सील्ड स्टोन रूम था। युवती ने हल्की उंगलियों से दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरे में पत्थर की मेज पर विभिन्न रंगों की जेड स्लिप्स रखी थीं। एक गोलाकार छोटा पत्थर का ब्लॉक था, जिसके ऊपर कई अजीब हरे पौधे रखे थे। युवती ने अपने छोटे प्यारे होंठ सिकुड़ते हुए कमरे में प्रवेश किया और पत्थर की मेज के सामने पहुंची। उसने एक लाल जेड स्लिप उठाए और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि उसमें डाली। ये स्लिप फॉर्मेशन स्पेल्स का परिचय दे रही थी, जिसमें युवती को कोई खास रुचि नहीं थी। उसने दृष्टि वापस ली और स्लिप को वहीं रख दिया। फिर उसने सफ़ेद जेड स्लिप उठाई, जिसे उसने पढ़ा और देखा कि यह उपकरण परिष्करण का परिचय दे रही थी। युवती ने फिर भी कोई रुचि नहीं दिखाई और दृष्टि वापस ली, परंतु चूंकि स्लिप्स में पूरी तरह अलग जानकारी थी, उसने उत्सुकता के साथ बाकी स्लिप्स को पढ़ना शुरू किया। फिर उसने औषधि गोलियों और दैत्य जीवों की स्लिप्स पढ़ीं। जब वह समाप्त हुई, उसने अगली स्लिप पर ध्यान लगाया और हैरान रह गई। उसमें गोल्डन ट्रू आर्ट्स नामक साधना कला का विवरण था। उसने थोड़ी जिज्ञासा से इसे पढ़ा और फिर पूरी तरह ध्यान लगाकर इसे लगभग 1 घंटे तक पढ़ा। अंततः अपनी दृष्टि वापस ली और डरावना भाव लिए बैठ गई। ये गोल्डन ट्रू आर्ट्स किसी संप्रदाय की शीर्ष स्तरीय बहुमूल्य साधना कला थी, लेकिन यह इतनी सहजता से मेज पर क्यों रखी गई थी, बिना किसी सुरक्षा उपाय के? युवती ने इसके महत्व को समझते हुए थोड़ी झिझक के बाद इसे वापस रख दिया और फिर बाकी स्लिप्स देखने में और भी अधिक रुचि दिखाई। आधा दिन बीत जाने के बाद युवती ने सभी स्लिप्स देख लिए। अधिकांश स्लिप्स में फॉर्मेशन स्पेल्स या औषधि गोलियों का ज्ञान था और केवल कुछ में साधना कला थी, जो सभी शीर्ष स्तरीय थीं। एक विशेष साधना कला कोइलिंग जेड आर्ट्स ने उसे विशेष रूप से लुभाया। चूंकि आज़्योर स्पिरिट सेक्ट केवल एक छोटा संप्रदाय था और उसकी मुख्य साधना कला आज़्योर स्पिरिट आर्ट्स केवल मानक स्तर की थी, यह कोइलिंग जेड आर्ट्स की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। युवती ने स्लिप्स देखने के बाद अन्य जगहों के बारे में सोचा और पत्थर का कमरा छोड़कर बड़ी हॉल की ओर चली। वहां 3 अर्च दरवाजों में से 2 पर कठपुतलियां तैनात थीं और केवल एक पर वह जा सकती थी। इसलिए युवती ने केवल एक अप्रत्याशित दरवाजा चुना।
दरवाजे में प्रवेश करने पर वह स्तब्ध रह गई। वहां एक 60 मीटर चौड़ा हॉल था जिसमें 30 मीटर चौड़ा फॉर्मेशन केंद्र में था। फॉर्मेशन से पारदर्शी हल्के लाल प्रकाश की बाधा निकल रही थी जो चमकती और झिलमिलाती रहती थी। प्रकाश बाधा के भीतर दर्जनों भिन्न भिन्न तलवारें, भाले और अन्य हथियार थे जिनमें से कुछ ध्वनि छोड़ते थे और कुछ एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, पर सभी में बुद्धिमत्ता दिखाई दे रही थी। बाहर दीवारों पर 2 परतें कच्चे लकड़ी के रैक लगी थीं जिनमें कई जादुई उपकरण रखे थे। वे भले ही प्रकाश बाधा से अलग थे, फिर भी उनमें चमक और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। युवती ने पहली बार ऐसे जादुई खजाने देखे और अपनी आंखों में हैरानी भरी, जिससे वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वह वास्तव में क्या देख रही थी। काफी देर तक वह स्तब्ध रही और अंततः उसने अपनी चेतना वापस पाई। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। काफी समय बाद गोंगसुन जिंग आखिरकार अपनी चेतना को संभाल पाए। उसने अजीब सी अभिव्यक्ति के साथ प्रकाश अवरोध को एक बार और देखा और संकोच भरे कदमों के साथ लकड़ी की रैक की ओर बढ़ी। उसने बेतरतीब ढंग से एक गहरे काले रंग की रूलर उठाई और उसे जांचने लगी, और ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह साधारण सी दिखने वाली वस्तु वास्तव में उच्च स्तरीय जादुई उपकरण थी। लेकिन इससे पहले उसने इतने अद्भुत अनुभव कर लिए थे कि इस खोज पर उसे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बाद उसने रैक पर रखे सभी जादुई उपकरणों की बारी बारी से जांच शुरू की। वह सभी या तो उच्च स्तरीय थे या शीर्ष स्तरीय, उनमें कोई भी निम्न गुणवत्ता का उपकरण नहीं था। यदि युवती ने पहले कभी इनमें से कोई उपकरण प्राप्त किया होता तो वह अत्यंत उत्साहित हो जाती, परंतु अब इतने सारे जादुई खजानों और सैकड़ों उपकरणों को देखकर वह खाली हाथ कमरे से बाहर चली गई, ये स्मरण करते हुए कि अब वह केवल साधना पात्र ही थी। 2 दिन बाद वह युवती पत्थर के कमरे में जेड स्लिप्स के पास एक गोल पत्थर के ब्लॉक पर बैठी थी और अपने हाथ में लिए जेड स्लिप की सामग्री में ध्यान केंद्रित कर रही थी। अचानक कमरे के द्वार पर से एक नर्म और सौम्य आवाज आई, कोइलिंग जेड आर्ट्स किसी महिला साधक के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं, भले ही इन्हें एक पुरुष साधक अर्थात मैं ने प्राप्त किया हो। युवती का दिल जोर से धड़क उठा और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक दृष्टि वापस ले ली। संकोच भरे भाव से उसने पलटा और देखा कि नीले वस्त्रधारी युवक सामान्य रूप रंग वाला वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। गोंगसुन जिंग ने झिझकते हुए पूछा, आप वरिष्ठ हैं? हालांकि उसकी आवाज़ कुछ हद तक समान थी, परंतु ये सौम्य चेहरे वाला युवक बिल्कुल भी वही नहीं था जैसा उसने कल्पना किया था। इतने अद्भुत अनुभवों के बाद युवती उम्मीद कर रही थी कि वरिष्ठ एक वृद्ध और रहस्यमयी शक्तियों वाला पुरुष होगा, जिसे देखकर वह थोड़ा डर भी महसूस करती। क्या मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हूँ? युवक अर्थात जयान ने हल्की मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश किया। वरिष्ठ, ये साधना कलाएं, मैं किसी अज्ञात कारण से युवती को अंदर ही अंदर राहत महसूस हुई ये देखकर कि इस विशेषज्ञ आवाज़ का मालिक जयान ही है। फिर भी वह हकलाती हुई किसी समझाने की कोशिश कर रही थी। जयान ने निष्पक्ष भाव से कहा, कोई बात नहीं, चूंकि मैंने तुम्हें प्रवेश से नहीं रोका इसलिए मैंने तुम्हें साधना कला चुनने की स्वतंत्रता दी। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, युवती ने अपनी खुशी को छिपाए बिना कहा। युवती की उत्सुकता देखकर जयान के मन में अनायास ही हल्का सा भाव जागा। उसने मुस्कुराते हुए कैजुअली पूछा, काफी समय हो गया मुझे बाहर आए हुए। क्या गोंगसुन लाई को पता है कि समुद्रों में कहीं ऐसा स्थान है जहां व्यापार किया जाता हो? युवती की मुस्कान गायब हो गई, जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसने जल्दी से जयान को देखा और फिर सिर झुकाकर धीरे कहा, यदि कोई व्यापार करना चाहे तो लगभग आधे महीने दक्षिण में एक सुनसान द्वीप है जिसमें एक मार्केट सिटी है। वहां के पास के साधक व्यापार करते हैं। मुझे पता चला है कि वहां कुछ कोर फॉर्मेशन साधक शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या वरिष्ठ को नक्शे की आवश्यकता है? जयान ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे वहां एक यात्रा करनी है। निश्चित रूप से नक्शा होना अच्छा रहेगा। युवती झिझकते हुए अपनी स्टोरेज पाउच से एक जेड स्लिप निकाली और उसे लाल चेहरे के साथ जयान को सौंप दिया। जयान मुस्कुराए और जेड स्लिप लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी समय जब उसने युवती का लाल और कोमल चेहरा देखा, उसकी आंखों में अजीब सी अभिव्यक्ति चमकी। वह अचानक युवती के मुलायम घने बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ा। गोंगसुन जिंग का दिल हल्की सी भय से कांप उठा, पर वह पीछे नहीं हटी, केवल अनायास ही सिर घुमा लिया। तभी जयान की कोमल आवाज उसके कान में गूंजी, डरो मत, आज रात मेरे कमरे में आना, भूलना मत। इतना कहते ही वह बिना किसी झिझक के कमरे से चला गया। गोंगसुन जिंग ने ये शब्द सुनते ही दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस की और उसका चेहरा गुलाबी हो गया, जो पूर्ण शर्मिंदगी और प्यारी अभिव्यक्ति को दर्शा रहा था। रात के समय वह जटिल मनोभावों के साथ जयान के कमरे के बाहर पहुंची। उसने पत्थर के कमरे में प्रवेश किया, होंठ काटते हुए, पर वह जो देखा उससे स्तब्ध रह गई। कमरे में कोई नहीं था, केवल एक पत्थर की मेज और उस पर खुला हुआ स्क्रॉल था। कुछ देर संकोच के बाद गोंगसुन जिंग उसके पास गई और झुककर पढ़ने लगी, तुम्हारा पितृभक्ति व्यवहार अत्यंत सराहनीय है। मैं गुफा निवास में बचे सभी खजाने तुम्हें देता हूँ।
इन्हें दूसरों को मत दिखाना, वरना आप पर आपदा आएगी। अपनी पूरी कोशिश करो। उसके बाद वहां कुछ और नहीं था और युवती पूरी तरह उदासीन और स्तब्ध हो गई, केवल एक अजीब और अनकही भावना के साथ। इस समय जयान पहले ही नीले प्रकाश की एक लकीर में 500 किलोमीटर दूर छोटे द्वीप से उड़ चुका था। मुस्कुराते हुए उसने सहज मन से सोचा, मुझे यकीन है कि वह लड़की पूरी तरह अचंभित होगी। कोई भी व्यक्ति ऐसे अप्रत्याशित अनुभव से कम आधा दिन स्तब्ध रहता है। जब वह समुद्री धुंध से निकल चुका था, उसने जेड स्लिप में मौजूद कोइलिंग जेड आर्ट्स, कई बेकार जादुई उपकरण और कुछ औषधि गोलियां और 2 लूटे हुए जादुई खजाने केवल युवती के लिए छोड़ दिए। ये वस्तुएं निश्चित रूप से युवती को साधना की दुर्लभ ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेंगी। यह अप्रत्याशित उदारता केवल यौवन या स्त्री के प्रति अचानक स्नेह की वजह से नहीं थी, बल्कि युवती का अपने पिता के लिए स्वयं को बलिदान करने का दृढ़ निश्चय जयान को गहराई से प्रभावित कर गया था। जयान के लिए यदि साधना के मार्ग पर कदम रखने से पहले कोई पछतावा था, तो वह ये कि उसने परिपक्व होने के बाद भी अपने माता पिता के प्रति पितृकर्तव्य पूर्ण नहीं किया। युवती की छवि ने उसे उसकी छोटी बहन की शादी के समय की याद दिला दी थी। इसी कारण वह इतनी सोच समझकर उदार हुआ। इसके बाद जयान मध्य कोर फॉर्मेशन स्तर तक पहुंचने के बाद और 20 साल तक गुप्त साधना में रहा। इस दौरान उसने अपनी सभी औषधि गोलियां पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की थीं और उनमें से कुछ अपनी स्टोरेज पाउच में रखी हुई थीं। उसने पूर्व समय से पहले संन्यास छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह कोर फॉर्मेशन के अंत के पास एक बाधा में फंस गया था। जब तक वह बाधा को पार नहीं करता, साधना में कोई प्रगति नहीं होती, चाहे वह कितनी भी औषधि गोलियां इस्तेमाल करे। ऐसी बाधाएं पार करने के तरीके पूरी तरह भाग्य और अनपेक्षित घटनाओं पर निर्भर थे। कुछ साधक इसे केवल साधना, दुनिया की यात्रा या जीवन मृत्यु संघर्ष में ही पार कर पाए थे। इसलिए जयान ने विरत साधना में समय व्यर्थ नहीं किया और उसने प्रसिद्ध डेमन इको घास की खोज में निकलने का निर्णय लिया, संभवतः रास्ते में वह बाधा को अनायास पार कर दे। चूंकि उसे नहीं पता था कि यह यात्रा कितने समय लेगी, उसने नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग को गुफा में नहीं छोड़ा। ये भी एक कारण था कि उसने छोटे धुंध भरे द्वीप पर निवास पूरी तरह छोड़ने का निर्णय लिया। नाइनकरल स्पिरिट जिनसेंग को समय समय पर पृथ्वी की ऊर्जा अर्थ ची की आवश्यकता होती थी। हालांकि पहले यह मुश्किल थी, पर अब जयान में द्वीप की पृथ्वी की ऊर्जा को जिनसेंग में संचारित करने की क्षमता आ गई थी। जयान इस समय युवती द्वारा बताए गए मार्केट सिटी की ओर अत्यंत तेज गति से उड़ रहा था। यही वह जगह थी जहां से वह ग्रेड 8 के किसी भी डेमन बीस्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता था। यात्रा के दौरान 2 दिन बाद जयान ने दूर में एक लाल प्रकाश की लकीर उड़ती हुई देखी, जिसे कुछ धूसर ऊर्जा के गोले लगातार पीछा कर रहे थे। जयान ने सोचते हुए अज्ञात मंत्र का उच्चारण किया और जल्द ही उसके शरीर में दरारें तेजी से उत्पन्न हुईं। उसी समय नीली रोशनी उसके चेहरे पर छा गई। क्षण भर बाद जयान का रूप कुछ इंच लंबा हो गया और नीली रोशनी गायब हुई। अब उसका चेहरा एक अजनबी पीले रंग के पुरुष जैसा प्रतीत हुआ। ये गूढ़ आर्ट्स की गुप्त तकनीक थी जिसे उसने साधना के दौरान पूर्ण दक्षता के साथ विकसित किया था, अभिनय रूपांतरण कला। ये तकनीक न केवल शरीर के किसी भी भाग को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देती थी, बल्कि मांस की मोटाई और त्वचा का रंग भी बदल सकती थी, जो पूरी तरह से शीर्ष स्तरीय छलावरण तकनीक थी। जयान ने ये कला उस स्तर के किस्सों की छलावरण तकनीकों के बराबर मानी जिसे कोई उच्च स्तर का साधक आसानी से नहीं पहचान सकता। इस तकनीक की एकमात्र कमी ये थी कि इसका उपयोग करते समय अधिकतम केवल 70% जादुई शक्ति का उपयोग किया जा सकता था। यदि लड़ाई में अधिक शक्ति का उपयोग किया गया तो छलावरण टूट जाएगा। पर जयान को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। जब वह छलावरण पहनता, शायद वह अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट करना ही नहीं चाहता था। जयान ने जैसे ही अपनी छवि बदल ली, लाल प्रकाश की लकीर ने उसकी स्थिति का पता लगाया और जैसे अपनी अंतिम आशा हो, उसकी ओर उड़ा। उसके पीछे के धूसर ऊर्जा के गोले स्पष्ट रूप से ग्रेड 3 और 4 के डेमन बीस्ट थे। जयान ने देखा और लंबी सांस ली, न कि क्योंकि उसे परेशानी थी, बल्कि क्योंकि उड़ता हुआ व्यक्ति इस बात की परवाह किए बिना आया कि वह डेमन बीस्टों से कैसे निपटे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस व्यक्ति ने अनायास ही खुद को भी जयान के साथ संकट में खींच लिया। जैसा कि अज्ञात व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के किया, उसकी प्रकृति पर और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। जयान, जो गोंगसुन जिन की पितृभक्ति के प्रदर्शन से हाल ही में अत्यंत प्रभावित हुआ था, एक बार फिर मानव स्वभाव की जटिलताओं पर प्रश्न करने लगा। ऐसा नहीं था कि इन सब को एक ही श्रेणी में रखा जा सके। साधक मित्र, कृपया मेरी रक्षा करें। मैं, हुआंग मिंगली, निश्चित रूप से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। एक सूखा हुआ, बुढ़ापे में दिखने वाला व्यक्ति, जिसकी अभिव्यक्ति खतरनाक थी, भयभीत होकर सीधे जयान की ओर उड़ता चला आया। वह व्यक्ति काफी चतुर था। हालांकि उसने जयान की वास्तविक साधना स्तर का पता नहीं लगाया था, पर उसने जयान की अडिग और दृढ़ मुद्रा देखकर समझ लिया कि उसका जीवन सुरक्षित है। जयान ने एक शांत और निष्पक्ष भाव के साथ उस बूढ़े व्यक्ति को आते हुए देखा।
उसने आलसी अंदाज में अपना हाथ उठाया और 5 विशाल नीले तलवार के तेज रेखाएं प्रक्षिप्त की, जो तुरंत ही उसके पीछे पीछा कर रहे 5 डेमन बीस्टों को बांधने में सफल हुईं। जब बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा तो उसने राहत की लंबी सांस ली और आग तत्व जादुई उपकरण का उपयोग कर उन 5 डेमन बीस्टों पर हमला किया। जयान ने बूढ़े व्यक्ति की ओर एक झुकी हुई नजर डाली। उस बूढ़े व्यक्ति की साधना पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फॉल्स कोर चरण में थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतने सारे ग्रेड 4 के डेमन बीस्टों के संयुक्त हमले से बच निकला। जयान ने फिर अपनी नज़रें डेमन बीस्टों पर टिकाईं और अपने कई तलवार रेखाओं को धीरे धीरे उनके चारों ओर घेरने का आदेश दिया, जिससे उसकी अत्यधिक शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन हुआ। जब बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसने अब कमजोर डेमन बीस्टों पर अपने आग तत्व जादुई उपकरण का उपयोग और भी तीव्रता से किया। कुछ समय बाद जयान ने महसूस किया कि लड़ाई समाप्त करने का समय आ गया है और उसने नीले तलवार की रेखाओं को आदेश दिया कि वे डेमन बीस्टों का संहार कर दें। डेमन बीस्टों के नष्ट होते ही छोटे बूढ़े व्यक्ति ने समझ लिया कि जयान एक कोर फॉर्मेशन साधक है। इस कारण उसने सम्मानपूर्वक सलाम किया और कहा, वरिष्ठ, आपकी रक्षा के लिए अत्यंत धन्यवाद। क्या ऐसा है कि वरिष्ठ दक्षिण डार्क सिटी जाने का इरादा रखते हैं? जयान ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं शहर में कुछ वस्तुएं व्यापार के लिए लेने जा रहा हूँ। हुआंग मिंगली की आंखें कुछ समय के लिए इधर उधर घूमी और फिर वह हंसी के साथ बोले, तो वरिष्ठ को आगे यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, ये यात्रा व्यर्थ होगी। जयान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? एक कोर फॉर्मेशन साधक का सामना करते हुए छोटे बूढ़े व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक समझाया, कुछ दिन पहले दक्षिण डार्क सिटी में कुछ निम्न ग्रेड के डेमन बीस्ट अचानक आ गए थे। अधिकांश का संहार कर दिया गया, पर अगले दिन पिछले दिन के जीवित बचे डेमन बीस्टों ने ग्रेड 4 और 5 के समूह शहर में ला दिए। शहर के कई साधकों को हानि हुई और हमें डेमन बीस्टों के घेरे को तोड़ना पड़ा। मैं उनमें से एक था जो बच निकला, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में फिर से डेमन बीस्टों का सामना होगा। जयान ने भौहें चढ़ाई और गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब ये यात्रा व्यर्थ थी। हुआंग मिंगली की आंखों में हल्की चमक और फिर टूटे दांतों के साथ मुस्कान आ गई। उसने चुपचाप कहा, यदि वरिष्ठ वास्तव में व्यापार करना चाहते हैं तो इस छोटे बूढ़े को एक और जगह की जानकारी है। वहाँ की वस्तुएं सभी मूल्यवान हैं। वहाँ प्रवेश करने के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर या उससे ऊपर होना आवश्यक है और सिफारिश भी चाहिए। इसके अलावा मार्केट सिटी अक्सर अपना स्थान बदलती रहती है। इस छोटे बूढ़े के पास अभी आपके लिए सिफारिश देने की योग्यता है। यदि वरिष्ठ जाना चाहते हैं तो ये छोटा बूढ़ा उन्हें मार्गदर्शन करेगा, जीवन बचाने के लिए एक प्रकार का भुगतान मानकर। जयान ने थोड़ी देर ठहरकर गंभीर स्वर में कहा, क्या आप किसी गुप्त शहर की बात कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से समझाया, वरिष्ठ, मुझे मूर्ख मत समझिए। मार्केट सिटी गुप्त नहीं है। वे केवल संघर्ष से डरते हैं। यदि डेमन बीस्ट इसे खोज लेंगे तो शहर का अंत होगा। तो ऐसा है? जयान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने फिर पूछा, ये स्थान कितनी दूर है? हुआंग मिंगली को मार्केट सिटी की अच्छी जानकारी थी और उसने तुरंत उत्तर दिया, यदि हम जल्दी करें तो लगभग आधा महीने में वहां पहुंच सकते हैं। तब तक मार्केट सिटी खुल चुकी होगी। कुछ विचार करने के बाद जयान ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। शानदार, हुआंग मिंगली ने उत्साहित अभिव्यक्ति दी और थोड़ी देर रुककर अचानक कुछ याद आया, अरे वरिष्ठ, कृपया एक क्षण रुको। वह तुरंत माफी मांगते हुए समुद्र की ओर बढ़ा जहां डेमन बीस्टों के शव तैर रहे थे। जयान ने ये देखकर ज्ञानपूर्वक मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद छोटे बूढ़े व्यक्ति ने डेमन बीस्टों के शरीर को परिचित माहिर हाथों से काटा और उनके भागों को अपनी स्टोरेज पाउच में रखा। फिर वह उत्साहपूर्ण उड़ान भरता हुआ वापस आया। मैंने स्वयं को शर्मिंदा किया। ये डेमन बीस्ट वरिष्ठ के दृष्टि में शायद महत्वहीन थे, लेकिन मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। बूढ़े ने हल्की झिझक के साथ कहा। जयान ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, ये डेमन बीस्ट मेरे लिए किसी मूल्य के नहीं थे। चलिए जल्दी बढ़ते हैं। जब हुआंग मिंगली ने जयान की यात्रा की इच्छा सुनी तो उसने सहमति जताई और जादुई उपकरण की मदद से पूर्व की ओर उड़ गया, जबकि जयान शांत भाव से उनके पीछे गया। यात्रा के दौरान हुआंग मिंगली ने जयान की ओर चुपके से देखा और सावधानीपूर्वक पूछा, वरिष्ठ का चेहरा काफी अपरिचित है। क्या आप लंबे समय से गुप्त साधना में रहे हैं? शायद मैंने आपका नाम पहले सुना होगा। जयान ने कैजुअली कहा, मेरा कुल नाम ली है। मैं हाल ही तक अपने गुफा निवास में गुप्त साधना में था, जब तक कि मैंने कोर फॉर्मेशन पूरा नहीं किया। यह असामान्य नहीं कि साधक हुआंग ने मुझे पहले नहीं सुना। छोटे बूढ़े व्यक्ति ने जयान की बातों में कोई असामान्य बात नहीं देखी और केवल बधाई के शब्द ही कह सका, हालांकि उसके मन में कुछ संदेह बाकी था। हुआंग मिंगली ने और प्रश्न नहीं किया और स्वयं ही जयान को हाल की साधकों और डेमन बीस्टों की टकराव की घटनाएं बताई। हालांकि उसकी लंबी व्याख्या लगभग एक तरफा थी, जयान ने इससे बाहरी सितारा समुद्रों की वर्तमान परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लिया। आधे महीने के बाद किसी अजीब घटना के बिना जयान और छोटे बूढ़े व्यक्ति ने दूर एक छोटा शांत द्वीप देखा।
ये द्वीप लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्रफल का था और इसमें अल्प मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। छोटे पौधों के अलावा द्वीप केवल सुरुचिपूर्ण ग्रे चट्टानों से बना था और किसी अन्य सुनसान द्वीप जैसा प्रतीत होता था। ये गुप्त शहर के लिए एक आदर्श स्थान था। हालांकि वहां पहुंचने के लिए ज़यान और हुआंग मिंगली ने अपनी उड़ान छलावरण तकनीक का उपयोग करके छुपाए। हुआंग मिंगली ने जिद्दपूर्वक अनुरोध किया और ज़यान ने चुपचाप सहमति दी। हुआंग मिंगली ने द्वीप के चारों ओर उड़ान भरी और एक चट्टान के ढेर पर उतर गया। ज़यान ने ये देखकर अजीब सी अभिव्यक्ति दिखाए। यदि उसने गलत नहीं देखा तो वहां कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए था। क्या ये संभव है? ज़यान विचार कर रहा था कि तभी हुआंग मिंगली ने पास की एक बड़ी चट्टान के पास जाकर 3 बार ठोकर मारी और थोड़ी देर में विशाल चट्टान फटकर 3 मीटर चौड़ा गड्ढा खोल दी। हुआंग मिंगली तुरंत उस गड्ढे में गया और वहां कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर वह ज़यान की ओर मुड़ा और चिल्लाया, वरिष्ठ ली, यही स्थान है। चलिए अंदर। ज़यान ने निष्पक्ष भाव से नीचे देखा और आकाश से उतर गया। गड्ढे के नीचे ढलानदार पत्थर की सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के किनारे धूसर वस्त्रधारी सफ़ेद बालों वाला वृद्ध साधक खड़ा था, जिसकी साधना लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में थी। जैसे ही उसने ज़यान को देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, हमारे मार्केट सिटी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पा सकेंगे। ज़यान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे भी ऐसी ही आशा है, और सीढ़ियां उतरता रहा। ज़यान ने महसूस किया कि डेमन बीस्टों को आध्यात्मिक ऊर्जा का पता न चलने देने के लिए किसी प्रकार का फॉर्मेशन स्पेल स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी चीज़ें भूमिगत बनाई गई थीं। सीढ़ियां कुछ दूरी पर उतरने के बाद ज़यान की दृष्टि एक विशाल भूमिगत दुनिया पर पड़ी। यहाँ की छत लगभग 20 मीटर ऊंची थी और बीच बीच में धूसर पत्थर के स्तंभ इसका समर्थन कर रहे थे। बीचों बीच कई छोटे वर्गाकार भवन थे, जिन पर अपने अपने संकेत लगे थे। यहाँ 100 से अधिक साधक पत्थर के इन भवनों में व्यापार कर रहे थे। ज़यान के पास हुआंग मिंगली ने एक पत्थर के स्तंभ के पास उतरती सीढ़ियों की ओर इशारा किया और कहा, वरिष्ठ ली, ये तल केवल सामान्य वस्तुओं के लिए है। यदि वरिष्ठ दुर्लभ सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो अगली मंजिल पर जाएं। ज़यान ने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन नहीं बढ़े। उसने गहरी आवाज में पूछा, यदि मैं किसी उच्च स्तरीय डेमन बीस्ट के घोंसले की जानकारी चाहता हूं तो मुझे कहां से पता चलेगा? हुआंग मिंगली स्पष्ट रूप से चौंका। उसकी आंखों में भ्रम का संकेत आया। फिर उसने शुसीता के साथ कहा, यह निर्भर करता है कि वरिष्ठ किस ग्रेड के डेमन बीस्ट की जानकारी चाहते हैं। यदि यह ग्रेड 5 या 6 के बीस्ट हैं तो वरिष्ठ विंड विस्पर पवेलियन जा सकते हैं। वे कठिनाई से प्राप्त खजानों और उच्च ग्रेड डेमन बीस्टों की स्थिति बेचने में विशेषज्ञ हैं, परंतु उच्च ग्रेड के बीस्टों की जानकारी वहां नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ के लिए विकल्प है कि अन्य कोर फॉर्मेशन वरिष्ठों से पूछें। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। अंततः उस स्थिति में ज़यान के पास केवल यही विकल्प बचता था कि वह अन्य कोर फॉर्मेशन वरिष्ठ साधकों से पूछताछ करे। आखिरकार उस ग्रेड के डेमन बीस्टों की ठिकाने की जानकारी इतनी आसानी से नहीं दी जाती। वरिष्ठ उस ट्रेड गैदरिंग में भाग ले सकते थे जो विशेष रूप से कोर फॉर्मेशन साधकों के लिए आयोजित किया जाता था। शायद वहीं वरिष्ठ वह जानकारी प्राप्त कर सकते थे जिसकी उन्हें तलाश थी। ट्रेड गैदरिंग। ज़यान के चेहरे पर उत्साह की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हुआंग मिंगली ने सावधानीपूर्वक समझाया, बिल्कुल। सामान्यतः केवल अन्य कोर फॉर्मेशन साधकों के पास वही सामग्री और खजाने होते हैं जो किसी कोर फॉर्मेशन साधक को चाहिए होते हैं। इसलिए जब भी मार्केट सिटी खुलती है, शहर के प्रबंधक एक बैठक आयोजित करते हैं जहां वरिष्ठ साधक आपस में एक निजी, सीमित स्तर का व्यापारिक विनिमय करते हैं और वह अपनी इच्छानुसार वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में शहर के प्रबंधक कुछ दुर्लभ वस्तुएं भी पेश करते हैं। ज़यान ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे पूछा, ये ट्रेड गैदरिंग कब आयोजित होती है? छोटे बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, वरिष्ठ ज़यान को शायद कुछ और दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरा अनुमान है कि मार्केट सिटी खुलने के मध्य भाग के आसपास वरिष्ठ को आमंत्रण प्राप्त होगा। ये सुनकर ज़यान ने अपनी आंखें संकीर्ण की और गंभीर भाव में सोचते हुए चेहरा बनाकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हुआंग मिंगली की ओर देखा और बिना किसी संकोच के बोले, साधक मित्र हुआंग, मैं शेष मार्ग अकेले ही चलने का इरादा रखता हूँ। अब आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ज़यान थाउजेंड लीव्स ड्यू की खोज में था और इस दौरान कोई उसके पीछे न पड़े, यही कारण था कि उसने ऐसा निर्णय लिया। छोटे बूढ़े व्यक्ति को ज़यान के शब्दों से कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोले, वरिष्ठ के शब्द मेरे इरादों के अनुकूल हैं। मुझे भी कुछ सामग्री खरीदने का इरादा है, तो मैं आपको अलविदा कहता हूँ। यदि वरिष्ठ को किसी और सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बिना हिचकिचाहट खोजें। हुआंग मिंगली ने सम्मानपूर्वक ज़यान को सलाम किया और विदा लिया। इसके बाद वह पास की सामग्री की दुकान की ओर बढ़ा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पहले उन डेमन बीस्टों के शवों को बेचने का प्रयास कर रहा था।
जयान ने बुरे व्यक्ति की चतुराई और तेज बुद्धि की प्रशंसा की। उसने पास की दुकानों की ओर दृष्टि घुमाई और हाथ पीछे करके सामने की दुकान में प्रवेश किया। पहली दुकान में विभिन्न प्रकार की औषधीय सामग्री की ढेरियां रखी हुई थीं। कुछ समय बाद जयान एक शांत कमरे में बैठकर आंखें बंद किए विश्राम कर रहा था। वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। मार्केट सिटी में अपने पहले दिन के दौरान उसने दोनों मंजिलों को देखा और कई प्रकार की डेमन इको घास पाई, पर कोई भी ऐसी नहीं थी जो ग्रेड 8 डेमन बीस्ट के पास उगी हो। इसके अलावा विंड विस्पर पवेलियन के पास ग्रेड 7 या उससे ऊपर के डेमन बीस्टों की कोई जानकारी नहीं थी। उसे केवल तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जब तक कि ट्रेड गैदरिंग आयोजित न हो और देखना पड़ा कि क्या कोई अन्य कोर फॉर्मेशन साधक संबंधित जानकारी रखता है। अगले 2 दिनों में उसने बाहर जाने का कोई इरादा नहीं रखा और एक शांत कमरा किराए पर लिया ताकि वह साधना कर सके और ये देख सके कि क्या वह अपने वर्तमान बॉटलनेक को तोड़ सकता है। लेकिन अंततः उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसके कमरे के दरवाजे से थम्प्स की आवाज़ आई। यद्यपि जयान इसे अनुमानित कर चुका था, फिर भी उसने निष्पक्ष भाव में पूछा, क्या है? एक स्त्री की मधुर आवाज़ सम्मानपूर्वक बोली, वरिष्ठ जयान जूनियर को आदेश मिला है कि वह आपको ट्रेड गैदरिंग में आमंत्रित करे। क्या वरिष्ठ इसमें भाग लेने का इच्छुक हैं? जयान ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। और फिर उसने पत्थर का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला। बाहर एक सफ़ेद वस्त्रधारी महिला सिर झुकाए खड़ी थी, सम्मानपूर्वक उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने जयान को देखा, उसने तुरंत सिर उठाया और आकर्षक चेहरा प्रकट किया। जयान ने महिला का चेहरा देखा और दिल हिल गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक चमकी। ये कैसे संभव है? वह यहाँ क्या कर रही है? जयान ने अचंभित होकर सोचा। महिला ने देखा कि जयान उसे घूर रहा है, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। फिर उसने सिर झुकाया और असहज होकर पूछा, वरिष्ठ, क्या कुछ गलत है? जयान ने शीघ्रता से अपना संतुलन बनाए रखा और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। मार्ग दिखाओ। सफ़ेद वस्त्रधारी महिला ने हल्का सा महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, पर सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की और शांत कदमों से आगे बढ़ी। महिला की आकृति को निहारते हुए जयान ने अनजाने में भौहें चढ़ाईं और उसका चेहरा उलझन भरा हो गया। महिला ने उसे दूसरी मंजिल के प्लाजा से एक दूरस्थ पत्थर की दीवार तक ले जाया। महिला ने हल्का सा हाथ दीवार पर रखा, जिससे सफ़ेद रोशनी की लहरें फैल गईं और ताबीज़ों से ढका पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ। वरिष्ठ जयान, कृपया प्रवेश करें। महिला ने पत्थर का दरवाजा धकेलते हुए सम्मानपूर्वक कहा। जयान ने सिर हिलाया और बिना किसी शब्द के भीतर चला गया, जबकि महिला उसके पीछे ध्यानपूर्वक चली। दरवाजा स्वयं बंद हो गया और दीवार अपनी सामान्य, साधारण स्थिति में लौट आई। भीतर प्रवेश करने पर जयान ने देखा कि एक धूसर पत्थर का मार्ग है, जो लंबा नहीं लगता था क्योंकि अंत में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जयान ने चुपचाप आगे बढ़ा और मार्ग के अंत पर मुड़ते हुए एक विशाल खुला पत्थर का दरवाजा देखा। दरवाजे के बाहर एक मध्य आयु का उदासीन मिड कोर फॉर्मेशन साधक खड़ा था। उसने जयान को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तो आप साधक जयान हैं। मैं यून त्यानशाओ, शहर का मास्टर, आपका ट्रेड मीटिंग में स्वागत करता हूँ। लगभग सभी साधक पहले ही पहुँच चुके हैं। यून त्यानशाओ जयान के प्रति बहुत शिष्टाचार दिखा रहे थे। उन्होंने फिर निष्पक्ष भाव से महिला की ओर मुड़कर कहा, युवा महिला वेन, कृपया भाई जयान का ध्यान रखें और उसे अनदेखा न करें। साधक वेन। अब महिला की पहचान पर कोई संदेह नहीं था। वह वेन सियू, प्रसिद्ध एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट की संस्थापक वेन चियांग की बेटी थी। जयान ने उसे कई वर्षों बाद फिर से देखा। वेन सियू ने उसे पहचानते ही उत्साहित हो गई और शीघ्रता से उसका सम्मान किया। यद्यपि जयान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह हल्का सा महसूस कर सकता था कि वेन सियू यून त्यानशाओ से काफ़ी भयभीत थी। जयान की आंखों में अजीब अभिव्यक्ति चमकी, पर वह केवल मुस्कुराया और कुछ औपचारिक शब्द कहकर भीतर प्रवेश किया। दरवाजा एक विशाल वर्गाकार हॉल में खुला, जिसके केंद्र में एक बड़ी गोल मेज थी। मेज के चारों ओर दर्जनों चौड़े आर्मचेयर लगे थे। अधिकांश कुर्सियां पहले से अन्य साधकों से भरी हुई थीं। जैसे ही जयान ने कमरे की परिस्थितियां देखीं, वह उलझन भरी अभिव्यक्ति बनाए। 2 महिला कोर फॉर्मेशन साधक अकेले बैठी थीं, जबकि बाकी पुरुष कोर फॉर्मेशन साधक सौंदर्यपूर्ण महिला साधकों के साथ बैठे थे। ये महिला साधकें या तो पीक की क्यू कंडेंसेशन में थीं या अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में, और सभी युवा और असाधारण सुंदर थीं। जयान सोच में डूबा था कि अचानक उसे मीठी खुशबू महकने लगी और उसकी बगल में कोमल, कांपती हुई आकृति खड़ी हो गई। जयान का शरीर तना और उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा कि वेन सियू ने जू डांग रूप से उसके करीब आकर उसे अपनी महक महसूस कराने दी। जयान ने भौहें चढ़ाईं, पर उसने महिला को दूर नहीं किया। वह फिर से अन्य महिला साधकों पर ध्यानपूर्वक नजर डाली। थोड़ी सोच के बाद उसने महिला की कमर को अपने हाथ में लिया और खाली कुर्सी की ओर बढ़ा। वेन सियू ने भी अन्य महिला साधकों की तरह ही किया और झिझकते हुए उसके पास बैठ गई, उसकी छाती से लिपटी हुई। उस पल जयान के सीने के पास सुंदर महिला का गर्म कंपन हिया थी।
वेनसियू ने चुपचाप अपने तन को जयान से लगाया और जयान ने उसकी कमर पर लिपटा हाथ धीरे धीरे आराम दिया। वेनसियू थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रही, फिर अनजाने में जयान की ओर संतोष और हल्की भ्रमित दृष्टि से देखी। इस दौरान जयान शांति से कमरे के अन्य साधकों का निरीक्षण कर रहा था। अन्य 8 कोर फॉर्मेशन साधकों ने भी स्वाभाविक रूप से जयान की ओर देखा। हालांकि उन्हें जयान की उपस्थिति अजीब लगी, उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अधिकांश लोगों ने जयान की ओर सौम्य मुस्कान के साथ देखा, उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अधिकांश लोगों ने जयान की ओर सौम्य मुस्कान के साथ देखा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। इसके बजाय अधिकांश साधक जयान की ओर दयालु मुस्कान के साथ देख रहे थे। जयान का चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ और उसने उनका ये भाव लौटा दिया। कुछ ही क्षणों बाद हॉल में और 6 कोर फॉर्मेशन साधक प्रवेश किए, जिनके साथ हर एक के पास एक युवा और सुंदर महिला साधक थी। जयान ने इसे साधारण भाव से देखा, पर उसके मन में अद्भुत आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि युन तियानशाओ में निश्चित रूप से काफ़ी कौशल है, जो उसने इतने सारे युवा और सुंदर महिला साधकों को खोज निकाला। उनकी साधना स्तर भी सामान्य नहीं थे, बल्कि विभिन्न स्तरों पर पहुंच चुके थे। जयान यही सोच ही रहा था कि युन तियानशाओ खुद हॉल में प्रवेश किया, हाथ में एक शालीन और सुरुचिपूर्ण सुंदर महिला को थामे हुए। महिला लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में थी। लेडी फैन। जयान का दिल उसे देखकर हिल गया। उसने मन ही मन सोचा, वह एक्सक्विजिट साउंड सेक्ट की दाहिनी ओर की दूत लेडी फैन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका शहर के मास्टर के साथ गहरा संबंध है। ये ट्रेड गैदरिंग निश्चित ही बहुत रोचक होने वाली है। अपनी उत्तेजना और आशाओं के बावजूद जयान ने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। इस दौरान वेनसियू जयान के पास हल्की सी कांप उठी। उसके नाजुक मुख से हल्की दर्द भरी आह निकली, जिसमें शर्म और असहजता का मिश्रण था। जयान कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया और उसे ध्यानपूर्वक देखने के लिए मजबूर हुआ। उसने देखा कि उसका चेहरा लाल और शर्मिंदा हो गया था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसका हाथ अनजाने में महिला के स्तन पर था और उसकी उंगलियां किसी कठोर गोल वस्तु को पकड़ रही थीं। ये मुलायम और प्रबल अनुभव जयान की आत्मा की गहराइयों को हिला गया। वह तुरंत स्वाभाविक रूप से अपना हाथ वापस खींच लिया। वेनसियू की ग्रीष्म और नाजुक गर्दन अब लाल हो गई थी। वह हिचकिचाते हुए सिर उठाकर जयान की ओर आश्चर्यजनक दृष्टि से देखने लगी। जयान के चेहरे पर हल्की असहजता झलक रही थी, पर उसने ध्यान न देते हुए अपने हाथ को आराम से रखा। हालांकि जयान ने कभी खुद को सम्मान का आदमी नहीं माना, लेकिन यह महिला उसके परिचित के रूप में थी, जिससे उसे थोड़ा शर्मिला अनुभव हुआ। जयान ने देखा कि कमरे में किसी और ने इस अजीब स्थिति को नहीं देखा। सभी का ध्यान युन तियानशाओ पर था, जो पहले से मुख्य कुर्सी पर बैठ चुके थे और उनके बगल में लेडी फैन शालीन मुद्रा में थीं। युन तियानशाओ ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में सम्मानित महसूस करता हूं कि आप 13 साधक इस ट्रेड मीटिंग में भाग ले रहे हैं। हालांकि 2 साधकों को जल्दी जाना पड़ा, ये ट्रेड मीटिंग अब तक की सबसे बड़ी है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। अब सभी अपने आइटम निकालें, उनका संक्षिप्त परिचय दें और फिर सभी बोली लगाने या विनिमय की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जो भी प्रस्ताव पसंद आए, स्वीकार करें। उसके बाद उन्होंने नीले वस्त्रधारी मोटे वृद्ध की ओर देखा और मुस्कुराए। ये स्पष्ट संकेत था कि वह शुरू करे। वर्तमान में वह वृद्ध व्यक्ति एक नाजुक महिला साधक को करीब से पकड़ कर रखे हुए थे। युन तियानशाओ की मुस्कान देखते ही उन्होंने अनिच्छा से उसकी कमर से पकड़ छोड़ दी और आराम से बोले, तो इस स्थिति में मैं शुरू करता हूँ। मैंने इस बार कई अच्छे आइटम लाए हैं। मैं उन्हें किसी भी सामग्री के लिए बदलने के लिए तैयार हूँ जो मुझे चाहिए। इतना कहने के बाद वृद्ध उठे और अपनी स्टोरेज पाउच को मेज पर रखा। अचानक कई आइटम लाल घूमती रोशनी के भंवर में मेज पर प्रकट हुए। इन वस्तुओं से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा काफी मजबूत लग रही थी। 3 हुवनली स्पिरिट बीड्स, एम्बुशर शार्क डेमन कोर, ओशन फॉर्म बीस्ट की खाल। वृद्ध ने अपने प्रत्येक आइटम का गर्व से परिचय दिया, जिससे मेज पर मौजूद कई साधक प्रभावित हुए। ये स्पष्ट था कि ये सभी वस्तुएं काफी दुर्लभ थीं। जयान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए इन वस्तुओं को देखा। ये वस्तुएं सामान्य कोर फॉर्मेशन साधकों के लिए बेहद मूल्यवान थीं, लेकिन जयान के लिए ये सब असाधारण नहीं था। इनमें सबसे दुर्लभ आइटम एम्बुशर शार्क डेमन कोर केवल ग्रेड 6 डेमन कोर था। जयान ने व्यक्तिगत रूप से उस प्रकार के कम से कम 8 डेमन बीस्टों को नष्ट किया था। जैसे ही वृद्ध ने अपने आइटमों का परिचय समाप्त किया, वह फिर से बैठ गए और अपने बगल की नाजुक महिला को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। क्यू कंडेंसेशन महिला पहले थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन अब उसकी आंखों में हल्का नर्म प्रकाश चमकने लगा। वृद्ध के बैठने के बाद उनके बगल में बैठे लाल कढ़ाई वाले हेडबैंड वाले अजीब साधक ने धीरे धीरे खांसी की और अनिश्चित रूप से खड़ा हुआ। वह व्यक्ति थोड़ा सूखा और कमजोर दिख रहा था, जैसे एक हल्की हवा उसे उड़ा दे। मैं केवल एक आइटम लाया हूँ, ग्रेड 5 डार्क कोयल वर्म का बीस्ट अंडा, उन्होंने बिना जल्दी किए कहा और थोड़ी देर बाद अपनी पोशाक से पीला बीस्ट अंडा निकाला।
यह आकार में मुर्गी के अंडे के बराबर था। डककोइल वर्म। जैसे ही अजीब साधक ने अपना परिचय समाप्त किया, अन्य साधकों की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने डेमन बीस्ट अंडे को उत्साहित दृष्टि से देखा। अन्य प्रत्येक साधक ने भी अपने आइटम निकाले और जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक आइटम महत्वपूर्ण और कोर फॉर्मेशन साधकों के लिए मूल्यवान साबित हुआ। यही कारण था कि इस गुप्त मार्केट में इतना विशेष मीटिंग आयोजित किया जाता है। जयान ने दिखावटी भाव में आइटमों पर एक साधारण दृष्टि डाली। आइटमों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, परंतु उन्होंने अन्य साधकों की उत्सुकता को उत्तेजित किया, जिससे कमरे का माहौल गर्म हो गया। जैसे ही जयान की बारी आई, उसने कुछ दुर्लभ ग्रेड 6 और 7 डेमन बीस्ट सामग्री कैजुअली निकाली। ये निश्चित रूप से अन्य साधकों के लिए आश्चर्यजनक था। कुछ समय बाद आखिरी साधक की बारी आई। वह गहरे रंग का, मध्य आयु का आदमी था। वह मेज पर मौजूद 3 मिड कोर फॉर्मेशन साधकों में से एक था। अन्य साधक उसके प्रति अतिरिक्त सम्मान की झलक दिखा रहे थे। उसने अनायास 2 आइटम अपने स्टोरेज पाउच से निकाले और बिना किसी भाव के मेज पर रख दिए। इनमें से एक हाथ के आकार का काला तांबे का प्लेट और आधा फुट लंबा धूसर रंग की हड्डी था, जो किसी जानवर की रीढ़ से प्रतीत हो रही थी।